वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो हम लोगों ने स्टार्ट करना है कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेथड। इनको आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेथड्स भी कह सकते हो, आप इनको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मेथड भी कह सकते हो, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स भी बोला जा सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अप्रेज करने की। अप्रेजल वर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, इवेल्युएट करना। ठीक है, एग्जामिन करना कि हम लोगों को फ्यूचर में जाके ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो कि हम करने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर हमें जाके बेनिफिट देगी या हमारा लॉस कराएगी। ये चीज जज करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसको हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कहते हैं। अब अप्रेज करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट मेथड्स की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स हैं, नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स के अंदर पे बैक पीरियड आता है, और नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक के अंदर अगर मैं आपको नोट्स बनवाऊं तो आप इसको ऐसे नोट्स में लिख सकते हो कि अगर हम नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, नॉन डिस्काउंटेड का मतलब यह है कि जिसके अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं, इसको हम इग्नोर करेंगे, वो हमारे नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स होंगे। नॉन डिस्काउंटेड मेथड्स के अंदर दो मेथड आते हैं, एक है पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड एक यूज होता है, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यूज होता है। अब नोट्स अगर बनाने हैं तो नोट्स के अंदर आप ये लिख सकते हो कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो आपका प्रॉफिट बेस्ड मेजर है, यानी कि इसके अंदर प्रॉफिट यूज किया जाता है। और जो पे बैक है या एनपीवी है या आईआरआर है, ये तीनों जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके अंदर हम कैश यूज करेंगे। और मैंने पहले पिछले लेक्चर के अंदर ये बताया था कि प्रॉफिट और कैश में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉफिट के अंदर डेप्रिसिएशन ऐड होती है तो हम कैश में पहुंचते हैं, और कैश से डेप्रिसिएशन लेस होती है तो हम प्रॉफिट में पहुंचते हैं। और उसकी रीजन क्या है वो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि उसकी क्या लॉजिक है, क्या रीजन है। अच्छा, नॉन डिस्काउंटेड के अंदर पे बैक पीरियड हम करेंगे, एनपीवी करेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास नॉन डिस्काउंटेड है, नॉन डिस्काउंट सॉरी ये नॉन डिस्काउंटेड के अंदर पे बैक अब दो तरह से होता है। एक पे बैक आपका नॉन डिस्काउंटेड है, नॉन डिस्काउंटेड के अंदर भी आएगा, एक पे बैक डिस्काउंटेड डिस्काउंटेड के अंदर भी आएगा। तो टेक्निक्स, ये जो टेक्निक्स हैं ये डिस्काउंटेड टेक्निक्स हैं। एनपीवी आईआरआर प्लस इनके साथ पे बैक, एक जो डिस्काउंटेड पे बैक है वो भी आएगा। पे बैक दो तरह से होता है, एक नॉन डिस्काउंटेड और एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होते हैं, वो वाले कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का दूसरा नाम होता है पीवीज ऑफ कैश फ्लो। पीवीज ऑफ कैश फ्लोज यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज। और उनको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन, या आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। दोनों फॉर्मूला सेम ही रिजल्ट आपको देंगे। सबसे पहले हमारे पास पहला मेथड है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का क्या मतलब है, जब वर्ड पीरियड आ रहा है इसका मतलब ये है कि इसका आंसर हमें टाइम बताएगा, इसका आंसर हमें टाइम बताएगा, हमें ड्यूरेशन बताएगा। पे बैक यानी कि आपका इनिशियली इन्वेस्टेड मनी जो होती है, इनिशियली जो आपने इन्वेस्ट किया पैसा, वो आपको कितने टाइम में बैक यानी कि वापस मिलेगा, कितने ड्यूरेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहीं पे 1 लाख रुपए लगाती हूँ तो 1 लाख रुपए कितने टाइम में मुझे मिलेंगे वापस, 3 साल में मिलते हैं। तो 3 साल जो 3 इयर्स होगा वो मेरा पे बैक पीरियड होगा। पे बैक पीरियड इज द टाइम ऑफ अ प्रोजेक्ट विल टेक पे बैक मनी स्पेंट ऑन इट। जितने पैसे आपने उस पे लगाए हुए होते हैं वो आपको कितने टाइम में वापस होते हैं, दैट इज पे बैक। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एंड प्रोवाइड मेजर ऑफ लिक्विडिटी। जाहिर है हमें पता होता है कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितने कितने आएंगे तो ये हम अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि 1 लाख रुपए अगर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करती हूँ, और लेट से उसका पे बैक जो है, पे बैक मेरा अगर आता है 4 ईयर, मेरा टारगेट है कि 4 सालों में मैंने इसको वापस लेना है, तो हर साल 25,000 मुझे मिलता रहे तो मेरा पे बैक 4 साल बनेगा। तो इसी तरह से पे बैक पीरियड ये होता है। इट इज द टाइम विच इलैप्स अनटिल द इन्वेस्टेड कैपिटल इज रिकवर्ड। इन्वेस्टेड कैपिटल आपका कितने टाइम में रिकवर्ड होगा। इट कंसीडर्स कैश फ्लो ओनली। मैंने पहले बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि ये कैश फ्लो टेक्निक है, और
एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, वो आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट दे के कैलकुलेट करने के लिए क्या बोलेगा, आपसे करवाएगा पे बैक पीरियड, कि पे बैक कैलकुलेट करो। तो याद रखो कि पे बैक के फॉर्मूला के अंदर आपको प्रॉफिट यूज नहीं करना। तो अगर प्रॉफिट दिया हुआ होगा तो हम प्रॉफिट के अंदर सिंपल डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे, तो कैश फ्लो पे पहुंच जाएंगे, तो फिर हम वो यूज करेंगे। इसी तरह अगर एग्जामिनर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलेगा कैलकुलेट करने के लिए, तो वो इसका फॉर्मूला प्रॉफिट के साथ आता है, इसका फॉर्मूला में प्रॉफिट यूज होता है, तो वो आपको क्वेश्चन के अंदर कैश फ्लोज देगा, तो उन कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन माइनस करनी होगी। इस तरह की वर्किंग्स वो देता है। अच्छा, डिसीजन क्राइटेरिया, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, जब पर हम पढ़ रहे हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो अप्रेजल का मतलब ये है कि हमने असेसमेंट करनी है कि हमें इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए या नहीं, यस और नो डिसीजन देना है। तो डिसीजन कैसे लेंगे, डिसीजन के लिए हमारे पास एक कुछ जो टारगेट होगा, ठीक है, एक हमारा कोई टारगेट होगा, वो हमने देखना है कि वो क्या। अगर मेरा टारगेट 4 साल का है और जो एक्सपेक्टेड पे बैक है वो अगर मेरा 3 साल का आ रहा है, तो इट मीन मुझे प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, क्योंकि 4 साल मैंने सोचा हुआ है, जबकि प्रोजेक्ट ही साल में मुझे रिटर्न दे रहा है, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है। वो कह रहा है कि कंपेयर द पे बैक पीरियड, कंपनी मैक्सिमम रिटर्न टाइम अलाउड एंड इफ पे बैक इज क्विकर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। अगर पे बैक उससे जल्दी मिल रहा है, आपने सोचा हुआ ये था कि टारगेट के अकॉर्डिंग इतने साल सोचा हुआ था, अलबत्ता पे बैक जब कैलकुलेट किया इतना आ रहा है, तो वो प्रोजेक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है। पेस्ट विद म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, अच्छा अब याद रखना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट कौन से होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट वो होते हैं जो एट अ टाइम वन प्रोजेक्ट हो सकता है, एक ही प्रोजेक्ट आप ले सकते हो, दूसरा नहीं ले सकते। तो वो कह रहा है शॉर्टेस्ट पे बैक है, लेट से आपने शॉर्टेस्ट पे बैक लेना है। लेट से एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है, एक प्रोजेक्ट सी है। आपका टारगेट पे बैक, जो टारगेट पे बैक है वो आपका है 4 इयर्स। टारगेट पे बैक आपका 4 ईयर है। ए प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 3 इयर्स, बी प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 2.5 ईयर के अंदर रिटर्न, सी प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 2 इयर्स के अंदर। और ये तीनों प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैंने क्या बताया कि एट अ टाइम सिंगल प्रोजेक्ट, दूसरा प्रोजेक्ट। हालांकि अगर हम देखें तो हमारे टारगेट को देखते हुए ये तीनों प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल है, तीनों प्रोजेक्ट टारगेट से जल्दी रिटर्न दे रहे हैं, बट एज पर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट सी है, जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड, सबसे कम टाइम के अंदर रिटर्न देगा, तो वो हमारे लिए बेस्ट प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो अगर अब याद, ये भी याद रखना है, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो पे बैक है आपका, ये पे बैक इवन कैश फ्लो के साथ भी होता है, इवन कैश फ्लोज के साथ, और अन इवन कैश फ्लोज के साथ भी होता है। अन इवन और इवन कैश फ्लोज में क्या फर्क है, इवन कैश फ्लोज जो होते हैं वो कांस्टेंट कैश फ्लोज होते हैं, यानी कि कैश फ्लो में फर्क नहीं होता। अन इवन जो होते हैं वो हर साल, जैसे ईयर 1 के अंदर 25,000 है, ईयर 2 के अंदर 30,000 है, ईयर 3 के अंदर 35,000 है, डिफरेंट डिफरेंट कैश फ्लोज होंगे। जबकि जो कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं वो 5 ईयर के लिए सिमिलर कैश फ्लो होगा, कि वो आपको बोलेगा कि 5 सालों के लिए 50-50 हजार हम अर्न कर रहे हैं, तो वो कांस्टेंट कैश फ्लोज होते हैं। कांस्टेंट कैश फ्लोज होते हैं, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट कैश फ्लोज हैं, इवन कैश फ्लोज हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज। हर साल जितने कैश फ्लो आ रहे हैं, अगर सेम सेम आ रहे हैं, अगर डिफरेंट होंगे तो हम टेबल यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। A payback period may not be for an exact number of year, एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर के अंदर नहीं आ सकता। पे बैक पीरियड ऐसा भी होता है कि 12 ईयर्स है एंड 5 मंथ्स है, इस तरह भी आता है कि मंथ्स में भी आ सकता है, मतलब ईयर्स और मंथ्स। तो अगर मंथ्स के लिए आएगा तो आपको उसको मल्टीप्लाई बाय 12 के साथ करना पड़ेगा, मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग उसने दी हुई है कि
एन एक्सपेक्टेड ऑफ 2 मिलियन ऑफ एन एक्सपेंडिचर ऑफ 2 मिलियन, एक्सपेंडिचर आप 2 मिलियन का कर रहे हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन की है, जनरेट एंड नेट कैश इनफ्लोज, नेट इन कैश फ्लोज इनफ्लोज 500,000 है, यानी कि 5 5 लाख का कैश फ्लो आ रहा है। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 2 मिलियन की, मैं यहाँ पे सिर्फ 1000 कॉमन ले रही हूँ। 2000 डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोज कितने 500, मैंने 1000 कॉमन ले लिया, आप इसको पूरा करके भी कर सकते हो क्योंकि आंसर सेम ही आएगा। 2000 डिवाइडेड बाय 500 आएंगे तो एग्जैक्ट आपका आ रहा है 4 ईयर्स, 4 ईयर्स पे बैक पीरियड। बट कभी कभी मंथ्स में भी आता है, जैसे उसने हमें बताया कि अ प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व 1.8 मिलियन नाउ। नाउ का मतलब टी जीरो के अंदर, टाइम जीरो या प्रेजेंट के अंदर आज हम जो कैश फ्लो लगा रहे हैं, एनुअल कैश फ्लो जो आ रहा है वो 350,000 का आ रहा है। पे बैक पीरियड कह रहा है कि कैलकुलेट करो। तो हम क्या करेंगे, 1.8 मिलियन, ठीक है, डिवाइडेड बाय 350,000। अब आप इसको 1800 करके डिवाइडेड बाय 350 कर लो, तो 1800 डिवाइडेड बाय 350 करेंगे तो ये आंसर क्या आ रहा है 5.1428 या इस तरह से आ रहा है। अब वो ईयर्स और मंथ्स में मांग रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर ये वाला आया हुआ होता है 0.1428 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 12 के साथ क्योंकि मुझे मंथ्स जानने हैं। 0.1428 मल्टीप्लाई बाय 12 करूंगी तो ये आ जाएगा 5 ईयर्स, 5 ईयर्स एंड अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स, अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स, क्योंकि आंसर मेरे पास आ रहा है 2.0736। तो इस तरह से हमने करना है कि जो भी आंसर आ रहा होता है, यहाँ पे उसने बताया भी था टू कैलकुलेट पे बैक इन मंथ्स यू शुड मल्टीप्लाई द डेसिमल फंक्शन ऑफ ईयर टू 12। तो डेसिमल फंक्शन जो पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद 0.1428 जो था उसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 2.0736 आया। तो इस तरह से हमारे पास पे बैक मंथ्स में भी कैलकुलेट होता है। अच्छा, आगे वो कह रहा है कैलकुलेट अनइवन कैश फ्लोज। अनइवन का मैंने बताया था कि हर साल पहले साल से कैश फ्लो डिफरेंट होगा, तो जैसे मैंने बताया था वैसे ही आप अगर देख सकते हैं तो हर साल कैश फ्लो डिफरेंट है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ईयर 1 से कैश फ्लो स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए हमने डिस्काउंटिंग के assumptions पढ़े थे कि टी जीरो में आएगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमेशा टाइम जीरो पे आएगी। और 5वें साल के अंदर स्क्रैप वैल्यू भी आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि ये भी हमारा इन फ्लो है, इसको हम 5वें साल ऐड करके लिखेंगे। अब वो कह रहा है प्रोजेक्ट बी है, कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि आप पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो और बताओ कि किस प्रोजेक्ट के अंदर मिनिमम पे बैक है, और वो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट दे रहा है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि या हम ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं, दोनों नहीं ले सकते एक टाइम में एक। तो इसके लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, हमें टेबल की फॉर्म में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। टेबल आप क्या बनाओगे, टेबल आप जब बनाओगे तो आपको इस तरह से टेबल बनाना है, ईयर्स, ठीक है, कैश फ्लोज, उसके बाद आप बनाओगे, अभी तो डिस्काउंटिंग हम नहीं पढ़े ना, अभी हम सिंपल पे बैक पढ़ रहे हैं, ये याद रखना है, अभी हम सिंपल पे बैक कर रहे हैं, वो पे बैक जो कि नॉन डिस्काउंटेड है, क्योंकि अगर डिस्काउंटेड होगा तो वर्किंग लंबी हो जाएगी क्योंकि प्रेजेंट वैल्यूज भी कैलकुलेट करनी होंगी। अभी हम सिंपल पे बैक कर रहे हैं। ईयर्स कैश फ्लोज आप यहाँ पे बनाओगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, CCF। ये क्या बनता है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, कम्युलेट मतलब इकट्ठा करते जाएंगे, कैश फ्लोज। और यहाँ पे आप बनाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड आपने लिखना, ईयर जीरो लिखना है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ईयर जीरो के अंदर आपका इनिशियल कैश फ्लो कितना है, इनिशियल कैश फ्लो ये लिखा हुआ है 450,000, नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ईयर जीरो के अंदर जो भी पैसे आज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ वो मेरे पास से जा रहे हैं, तो इट मीन्स वो नेगेटिव होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, ईयर 1 के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है 200,000, 200,000 मुझे कैसे पता चला 200,000 है, क्योंकि उसने 1000 कॉमन लिया हुआ है। उसके बाद ये इनफ्लो है, एनुअल इनफ्लो, तो इसको पॉजिटिव शो करूंगी। इसी तरह 150,000 इनफ्लो है, इसी तरह 100,000 इनफ्लो है, इसी तरह 100,000 इनफ्लो है, और 100,000, बल्कि आखिरी 100 नहीं होगा,
ईयर 5 के अंदर ये बात बहुत ध्यान से देखनी। ईयर 5 के अंदर स्क्रैप वैल्यू भी 20,000 की आ रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 120,000, 20,000 को मैंने ऐड करके लिख दिया। उसकी रीजन क्या थी कि 20,000 स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है कि जो एसेट मैंने खरीदा था उसको 5 साल यूज करने के बाद जब मैं 5th ईयर के अंदर जाके बेच रही हूँ तो वो स्क्रैप वैल्यू दे रहा है। स्क्रैप वैल्यू यानी कि उसका कुछ पैसा मुझे मिल रहा है। जो स्क्रैप मतलब उसको मैंने कबाड़ में बेचा तो कुछ ना कुछ वैल्यू मुझे मिली है, तो वो ऐड हो जाएगी 120,000। अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आपने बनाने, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो में बनाने तो 450,000 एज इट इज ही आ जाएगा, क्योंकि आज जो पैसा है वो आज तो नहीं मिल सकता। अब आपने क्या करना है, 4,50,000 में से 450 में से आपको 200 मिल गया, ठीक है। 400 में से 200 मिला तो पीछे कितना रह गया, पीछे आपका रह गया 250,000। आपने क्या करना है, आपने देखना है जितने, हमें तो वही टाइम चाहिए ना जितने में 4,50,000 हमारा पूरा हो रहा है। अच्छा, आगे था 2,50,000, इसमें से 150 आपको मिला, 250 में से 150 आपको मिल गया, तो पीछे जो अमाउंट रह जाती है उसको नेगेटिव साइन से हमने शो करना है, ठीक है। इसमें से इतना हमने रिकवर कर लिया और इतना रहता है। इसका मतलब यह है कि ये वाला 100,000 इधर जाके और मतलब जीरो हो गया, तो हमारे पास इस साल में जाके पे बैक पूरा हो रहा है, 1000 पूरा हो रहा है, ठीक है। इससे आगे तो वर्किंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे पूरे हो रहे हैं। इसका रूल क्या है, जितने नेगेटिव साइन होते हैं ईयर जीरो को छोड़ के, जीरो आज है, प्रेजेंट है, इसको कंसिडर नहीं करना। इसके अलावा जितने भी नेगेटिव साइन है उसके आगे हम लिखते जाएंगे वन, वन और वन। इसका मतलब यह है कि 3 इयर्स हमारा पे बैक बनता है इसका, 3 इयर्स हमारा पे बैक बनता है किसका, प्रोजेक्ट ए का। तो ये आपका टोटल बन जाएगा 3 इयर्स। इसी तरह सेम आप करोगे प्रोजेक्ट बी के लिए। प्रोजेक्ट बी के लिए भी आपने यूं ही करना है, ईयर्स लिखने हैं, कैश फ्लो लिखना है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो लिखना है, एंड देन आपने लिख लेना है पे बैक पीरियड। ये मैं सिंपल की बात कर रही हूँ, और सिंपल कौन सा, सिंपल अनइवन, नॉन डिस्काउंटेड अनइवन। तो आप यहाँ पे लिखोगे ईयर जीरो के अंदर इसका था 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इधर आपका था 1 लाख, 1 लाख नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद आपने ईयर वन के अंदर लिखना है 50,000, उसके बाद 40,000, देन 30,000, देन 20,000, लेकिन लास्ट ईयर के अंदर आपका 30,000 आएगा। उसकी वजह यह है कि 10,000 स्क्रैप वैल्यू है और 20,000 आपका आपको इनफ्लो मिल रहा है। अच्छा, क्यूमुलेट करते जाएंगे। ईयर जीरो के अंदर तो यही आ जाएगा नेगेटिव, 100 में से 50 आपको मिल गया तो 50 रह गया, 50 में से 40 आपको मिल गया तो आपका 10,000 नेगेटिव रह गया। इधर इसका रूल क्या होता है, इसका तरीका क्या होता है, जब हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ना तीसरे, दूसरे से तीसरे के मिड में, दूसरे साल से तीसरे तक जाते हुए हमने 30,000 कमाया, लेकिन हमें 30,000 पूरा नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि पे बैक पीरियड हमें सिर्फ वही टाइम देखना होता है जितने में हमारा शुरू वाला 1 लाख पूरा हुआ। इसका मतलब यह है कि इसमें से हमने कुछ महीने निकालने हैं। तो कुछ महीने निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला 10 लास्ट नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेक्स्ट पॉजिटिव 10, 30 में से 10 का टाइम निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लोगे तो इसके मंथ्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे जब मैं पे बैक करूंगी तो ईयर जीरो का मतलब जीरो ही है, 1, 2, और यहाँ पे 2 बल्कि नहीं, यहाँ पे 1 ही लिखो नेगेटिव साइन, तो वो आप ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 30, 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12, तो यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 मंथ्स। इसका मतलब ये हमें कह रहा है 2 years and 4 months। तो अगर देखा जाए तो बी प्रोजेक्ट जो है वो जल्दी रिटर्न दे रहा है, 2 years and 4 months। यहाँ पे ये 3 इयर्स कह रहा था, 3 इयर्स लेट है, तो बी प्रोजेक्ट एज पर आवर डिसीजन हमें बी प्रोजेक्ट लेना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अकॉर्डिंग। यहाँ पे उसने सॉल्व भी करके बताया हुआ है, आप देखो बिल्कुल ऐसे ही उसने किया है। 3 इयर्स आ रहे हैं, इसका 2 years और 4 month आ रहे हैं, एग्जैक्ट जैसे हमने वर्किंग की है वैसे ही वर्किंग हुई भी है, ठीक है। जब आप सिंपल सिर्फ ये रूल है कि यहाँ पे 0 ईयर के अंदर जीरो ही होता है, बट जितने नेगेटिव साइन होते हैं उनके सामने आप 1, 1 लिखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जाके आपका जीरो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ इस साल में आपका खत्म हो रहा है ना, तो टोटल 3 इयर्स इसके बनते हैं, टोटल 3 इयर्स बनते हैं। इधर आप देखोगे तो 1, देन 1, और इधर हमने क्या किया था, 10 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 12, तो वो 4 मंथ्स आ गए थे। इस तरह से आपने कैलकुलेशंस को लेके चलना। आगे हमारा आ रहा है डिस्काउंटेड पे बैक। अब सिंपल पे बैक और डिस्काउंटेड पे बैक का डिफरेंस क्या होता है। सिंपल
पे बैक। मैं सिंपल पे बैक इसलिए कहती हूँ क्योंकि सिंपल पे बैक का दूसरा नाम है नॉन डिस्काउंटेड। नॉन डिस्काउंटेड यानी कि उसमें डिस्काउंट नहीं करना पड़ता। जो सिंपल पे बैक या नॉन डिस्काउंटेड पे बैक है वर्सेस अगर हम लोग देखें डिस्काउंटेड पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक बेसिकली आज के टुडेज के कैश फ्लोज को फ्यूचर के कैश फ्लोज के इक्वल नहीं समझता। और रियलिटी भी यही है। रियलिटी भी यही कहती है कि जो आज का एक, जैसे ऊपर वो हमें प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट नहीं करके बता रहा था, आज का 1 लाख रुपए 5 साल के बाद, 5 इयर्स आफ्टर के बाद के 1 लाख के बराबर नहीं होगा। उसकी रीजन हमने पढ़ी थी कि टाइम, यानी कि पैसा अपनी कदर लूज करता है, बहुत सारी रीजंस है, इन्फ्लेशन है, रिस्क है। तो ये उस फैक्टर को कंसिडर करता है, क्योंकि पहले जो सिंपल पे बैक था इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। क्रिटिसिज्म ये था कि ये पे बैक पीरियड टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, ये आज के कैश फ्लोज और फ्यूचर के कैश फ्लोज को सेम रखता है। जबकि रियलिटी तो ऐसी नहीं होती। रियलिटी के अंदर तो टाइम की वैल्यू, टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है, तो उसको खत्म करने के लिए डिस्काउंटेड पे बैक आया। सिंपल इस टेबल के अंदर एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा। One of the major criticism using the payback period is that it does not into account the time value of money। आप देखो मैंने यही चीज बताई है कि क्रिटिसिज्म था, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं लेके आता था। डिस्काउंटेड पे बैक टेक्निक ने फिर ओवरकम किया इसको, और उस टेक्निक को आइडेंटिकल, नई आइडेंटिकल टेक्निक आई जिसके अंदर वो डिस्काउंटेड पे बैक बना के फिर कम्युलेट करते थे। तो सिंपल एक फर्क आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते थे ईयर्स कैश फ्लोज और कम्युलेट कैश फ्लोज कर लेते थे। पहले हमें यहाँ पे डिस्काउंटेड क्या है, डिस्काउंट फैक्टर बनाना है। डिस्काउंट फैक्टर आप बनाओगे क्योंकि हमें हर साल कैश फ्लोज को मल्टीप्लाई करना है, फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाने हैं और फिर कम्युलेटिव कैश फ्लोज बनाने हैं, ठीक है। याद रखना है कि ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब है पीवीज ऑफ कैश फ्लो। पीवीज ऑफ कैश फ्लो, तो फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस r रेज टू पावर माइनस n। या आप लिखते हो फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r रेज टू पावर n। तो यहाँ पे ये जो डिस्काउंट फैक्टर है इसका फॉर्मूला यही है, 1 प्लस r रेज टू पावर माइनस n, हमने पीछे पढ़ा भी था। उसका हम हर साल का सेपरेट सेपरेट फैक्टर लेते जाएंगे और इधर ये जो इधर कैश फ्लोज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये आंसर आते जाएंगे। तो ये फॉर्मूला तब हम यूज करते थे डायरेक्ट जब एक कैश फ्लो होता था, सिंगल अमाउंट होती थी। जब सिंगल अमाउंट होती थी तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। अब हर साल अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम अलग अलग से फैक्टर बना के उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि एक सवाल दिया हुआ है, मिनी मिनी लिमिटेड कंसीडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट। सेम वही कह रहा है कि टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है, आपने क्या करना है डिटेल, और वही क्वेश्चन उठा के उसने दिया हुआ है, वही क्वेश्चन उठा के देके वो कह रहा है कि आपने क्या करना है कि रिक्वायरमेंट क्या दी हुई है, कैलकुलेट द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड फॉर बोथ प्रोजेक्ट। हम एक की करेंगे और एक की आंसर से देख लेंगे, क्योंकि दोनों की करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं लगाना। एक की मैं बताऊंगी तो दूसरे की आपने खुद कैलकुलेट करनी है, क्योंकि मेथड सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है ईयर्स। यहीं पे थोड़ी सी स्पेस हमें अगर मिल जाती है तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखना है ईयर्स, यहाँ पे मैंने लिखना है कैश फ्लो, यहाँ पे मैंने लिखना है डिस्काउंट फैक्टर, यहाँ पे मैंने लिखना है डिस्काउंटेड कैश फ्लो और डिस्काउंटेड कैश फ्लो, और यहाँ पे मैंने लिखना है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जिससे पे बैक पीरियड आएगा। ईयर्स कितने हैं, 5, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ईयर 0 के अंदर आपका कैश फ्लो है 450। मैंने यहाँ पे 1000 कॉमन ले लिया, आप पूरा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ईयर 2 के अंदर आपका है 200, फिर 150, फिर 100, देन 100 और लास्ट में 120 आएगा। 120 इसलिए आएगा कि स्क्रैप वैल्यू उसमें ऐड होगी, मैंने बताया था कि क्या रीजन है। अच्छा, डिस्काउंट फैक्टर हमने कैलकुलेट करना है 1 प्लस r रेज टू पावर माइनस n। तो डिस्काउंट फैक्टर तो हमने देखा ही नहीं है कि उसने हमें डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ कितना है। डिस्काउंट फैक्टर के लिए उसने रेट कितना दिया हुआ है, 10% है, ये दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, ठीक है। तो आपने इसको 10% पे ही कैलकुलेशन
करनी है। अच्छा, 10% है, 10% पे अब डिस्काउंट रेट कैलकुलेटर अगर आपके पास है तो कैलकुलेटर में वैसे डिस्काउंट फैक्टर का ओरिजिनल फॉर्मूला जो डिस्काउंट फैक्टर का होता है वो ये होता है 1 / 1 + r⁻⁴ इसी फॉर्मूला को और करके ऐसे लिखा जाता है 1 + r⁻⁻n। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखा है। अब होता क्या है, कैलकुलेटर अगर आपके पास हो ना तो कैलकुलेटर में आसान वर्किंग और तेज तेज वर्किंग करने का तरीका क्या होता है। अब हमारा रेट क्या है, आर हमारा है 10%। ठीक है, आर हमारा है 10%। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर लेके 1 लिख के 1 को डिवाइड करके मतलब डिवाइडेड बाय का साइन लिख के मैं लिखूंगी 1.1। मैंने 1.1 कहाँ से लाया, आप देखो अगर 1 / 1 + 0.1 में लिखती हूँ तो 1.1 ही बन जाएगा। 1.1 को मैंने डिवाइड किया। अगर आप कैलकुलेटर में इस तरह भी लिखोगे 1 + 0.1 पहले आपको -0 करना पड़ेगा, फिर आपको 1 करना पड़ेगा, फिर आपको अप टू सो ऑन सारा करना। तो ये आसान तरीका है, ये आसान तरीका ये है। 1 / 1.1 आप करोगे, पहले साल का ईयर जीरो के अंदर हमेशा रूल याद रखो कि ईयर जीरो का जो भी डिस्काउंट फैक्टर होता है उसका आंसर 1 आता है। कैसे 1 आता है ये जरा देखना, यहाँ पे मैं करके बताती हूँ। फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 + r क्या है 0.1 रेज टू पावर में जीरो ईयर का करूंगी जीरो, जाहिर है जीरो ईयर का जीरो होगा, ये सारा खत्म हुआ, पीछे बचा 1। तो डिस्काउंट फैक्टर आपका चाहे 10% हो, चाहे 20% हो, चाहे 50% हो, जब भी हो हमेशा रूल आंखें बंद करके ईयर जीरो के अंदर जो भी डिस्काउंट फैक्टर होगा वो 1 होगा। अब ईयर 1 के अंदर हमने लगाना है तो मैंने 1 / 1.1 करना है। रेज टू पावर मैंने नहीं लगाई, डायरेक्ट में करूंगी तो इसका आंसर आएगा, आप कैलकुलेटर पे देखो आपके पास आंसर आ रहा होगा 0.909। मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.909। 0.909 जो आंसर आया हुआ है कैलकुलेटर पे, मैंने कुछ भी डिलीट नहीं किया, कुछ भी खत्म नहीं किया, ये जो आंसर आया हुआ है इसी आंसर को कैलकुलेटर पे रखते हुए मैंने एक बार फिर डिवाइडेड बाय का साइन लगाया और 1.1 दोबारा से लिख दिया। आप देखोगे आपका आंसर आ रहा होगा 0.826। ठीक है, 0.826। उसके बाद आपने ये डिवाइड शिवाइड कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इक्वल टू प्रेस करते जाना है। आप देखोगे आपने अगला इक्वल टू प्रेस, सिंपल इक्वल टू का साइन प्रेस किया, 0.751 आएगा। अगला आपने इक्वल टू प्रेस किया, 0.63683 आएगा, 0.651 आएगा। ये फैक्टर कैसे आपको आता है, आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करना आपको आता हो, जो भी डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, लेट सपोज 15% डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है, आपने सिंपल वर्किंग के लिए उसको क्या करना है, अपने लिए आसान करने के लिए आप उसको इस तरह से करो कि 1 / पहले साल का हमेशा जीरो होगा, क्योंकि पहले साल का मैंने वर्किंग करके बताई कि जो भी होगा वो जीरो ही होगा। अच्छा, पहले साल का जीरो ईयर का तो जीरो ही होगा। उससे आगे कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, 1 / लेट से, अच्छा, 1 / आगे 15% अगर हो तो ये 1 तो फॉर्मूला का है। 1 पॉइंट ज़ाहिर प्लस करोगे तो 0.15 आ जाएगा। तो इसको आप करते जाओगे 0.15, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करो एक बार फिर 1.015 के साथ, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करते जाओ तो वो डिस्काउंट फैक्टर आपके पास खुद बहुत कैलकुलेट होता जाएगा। एनीवेज ये आपने करके ट्रिक देखनी है, अगर नहीं आता तो सिंपल आपने, आपको अगर इस तरह से समझ नहीं आती, ये तरीका आपको मुश्किल लगता है, तो आपने सिंपल जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है वही फॉर्मूला यूज करना है। और वो फॉर्मूला कैसे यूज करना है, वो फॉर्मूला आपका इस तरह से यूज होगा। 1 + 0.1, 0.1 कहाँ से आया, 10%। रेज टू पावर पहले -1 करना है, फिर 1 + 0.1 रेज टू पावर -2 करना है, फिर 1 + 0.1 रेज टू पावर -3 करना है। तो ये फैक्टर इस तरह से भी कैलकुलेट होता जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कौन सी ट्रिक को कितना कॉपी कर लेते हो, कितना जल्दी कवर कर लेते हो। अच्छा, पहला मैंने मल्टीप्लाई किया तो 450 नेगेटिव ही आ जाएगा। फिर मैंने 200 को मल्टी, या अब आपने मल्टीप्लीकेशन करनी है क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज का फॉर्मूला होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। तो ये हमारे पास कैश फ्लो, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, इक्वल टू डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा। दो 200 मल्टीप्लाई बाय 0.909, तो ये आ जाएगा आपके पास 181.8। उसके बाद 150 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 0.826, तो ये आएगा आपके पास 123
0.9। उसके बाद आपका है 75.1 आ जाएगा, उसके बाद 68.3 आ जाएगा और 65.1 आ जाएगा। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाने हैं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो का मतलब ये है कि पहला तो जाहिर है 0 ईयर में 450 आ जाएगा। 450 में से 450 में से 181.8 माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा, इसमें से ये पैसे हमें मिल गए और 268.2 हमारे रह गए जो भी हमने लेने। उसमें से 123.9 हमें रिसीव हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 123 हमें रिसीव हो गया तो पीछे रह गया 144.3। 144.3 में से 75.1 हमें मिल गया तो पीछे रह गया 69.2। 69 पॉइंट में से 68.3 में से 68.3 में से 60, बल्कि 69 है ना, 69.2 माइनस 68.3, तो ये आपका आ जाएगा 0.9। हो सकता है कि कैलकुलेशन में कुछ राउंड में कुछ मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो, आपने इसको अच्छे से चेक करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5वें साल में कहीं, चौथे साल 4 ईयर और 5वें में भी कुछ टाइम लग रहा है कैश रिसीव करने में। तो आपने ये देखना है कि जो सिंपल पे बैक था उसकी वर्किंग सिर्फ यहाँ पे आगे एक कम्युलेटिव कैश फ्लो का कॉलम बन जाता था और पे बैक पीरियड आता था। इसके अंदर आपको ये फैक्टर भी कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी बनाना है, देन आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बनाना है और इसके आगे फिर आपने लिखते जाना है कि नेगेटिव फिगर्स कितनी है और पे बैक कितना कितना आ रहा है। हम यहाँ पे देख लेते हैं शॉर्टकट के उसने क्या पे बैक कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ये देखें यहाँ पे उसने टेबल बना के दोनों कॉलम किए हुए। पहले उसने डिस्काउंट फैक्टर दिया है 10 ईयर का 1 है, उसके बाद 909826751683, ये बल्कि मैंने 651 लिखा हुआ था, 621 आता है। मैंने जो फॉर्मेट बनाया था वो ये था कि ईयर्स आप लिखो, पहले आप कैश फ्लोज लिखो, फिर आप डिस्काउंट फैक्टर लिखो, फिर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लिखो, उसके बाद आप क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बनाओ। ये वाला जो फॉर्मेट है ये ज्यादा इजी रहता है क्योंकि ये दो चीजें आप क्वेश्चन से उठा लेते हो, फिर ये तीसरा स्टेप करते हो और फिर आप मल्टीप्लाई करते जाते हो। उसने क्या किया, उसने डिस्काउंट फैक्टर पहले निकाल लिया, फिर कैश फ्लो को मल्टीप्लाई किया, फिर डिस्काउंटेड, ये प्रेजेंट वैल्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज है, ठीक है। पीवीज 181, 123, 75 सेम ही आ रहा है यहाँ पे, 0.9, बल्कि बिल्कुल हमने सही वर्किंग की हुई थी। अब ये दूसरे प्रोजेक्ट का उसने दिया हुआ है तो यहाँ पे वो हमें बता रहे हैं, देखो 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो 4 साल और कुछ, 4 ईयर एंड इसका 4 ईयर बन रहा है, जरा 0.9 को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, और इसका 3 ईयर्स बन रहा है। तो पहले भी ऊपर भी हमने यही पढ़ा था, जो बी प्रोजेक्ट है उसका जल्दी रिटर्न आ रहा है। बट एक चीज याद रखनी है, एक रूल याद रखना है, ये रूल यहाँ पे मैं लिखवा रही हूँ, थ्योरेटिकली पेपर में ये आ सकता है। आपसे वो ये चीज पूछ सकता है कि सिंपल या फिर नॉन डिस्काउंटेड, सिंपल या नॉन डिस्काउंटेड जो पे बैक है, वो पे बैक आपको जल्दी रिटर्न देता है या फिर डिस्काउंटेड पे बैक जल्दी रिटर्न देता है। हमेशा याद रखो कि जो डिस्काउंटेड पे बैक है वो ये वाला आपको लेट रिटर्न देता है और ये वाला आपको सोनर लेट रिटर्न देता है। उसकी वजह यह है कि जब हम पहले ऊपर क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे थे तो हम ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली नई वाली, वो जो पुरानी वैल्यू वही पूरी पूरी ले रहे थे, जबकि जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी लगाया तो ये वैल्यू 200 से 181 हो गई, 150 से 123 हो गई। तो ये वाला पे बैक आपको लेट रिटर्न देता है, लेकिन रियलिटी के अंदर एक्सेप्टेबल डिस्काउंटेड मेथड ही होता है। अच्छा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उसने दिए हुए हैं। सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, सिंपल मैयर है, हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, इनिशियल स्क्रीनिंग करने के लिए पता चल जाता है कि इतने टाइम में आपको आपका ओरिजिनल अमाउंट है वो वापस मिल जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को यूज नहीं करता, कैश फ्लो को यूज करता है, और कैश फ्लोज हमें प्रोजेक्ट के अंदर ये भी बताता है कि कौन से कैश फ्लोज कितने कितने जल्दी मिलेंगे। डिसएडवांटेज ये है कि एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, जो सीधी बात है प्रॉफिट तो हम कर ही नहीं रहे। अगर आप देखो कि हम इसके अंदर 1 लाख रुपए अगर लगा रहे हैं और 4 ईयर्स के अंदर हमें सिर्फ जो पैसे मिलने हैं वो 1 लाख ही हम वापस देख रहे हैं, 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर का रिटर्न तो हम देख ही नहीं रहे, हम प्रॉफिट तो देखते ही नहीं है, हम तो देखते ही सिर्फ ये वो है जो अमाउंट हमने लगाई हुई है।
इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगर नॉन डिस्काउंटेड है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करता है, बट अगर डिस्काउंटेड है तो वो तो जायरा ओवरकम करेगा। डज नॉट टेक इनटू कैश फ्लोज बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। ये एग्जैक्टली यही बात है जो मैंने अभी बताई है कि 4 साल में जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आई उसके आगे के कैश फ्लो को वो कंसिडर नहीं करता। तो इस मेथड के अंदर एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, और ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को थॉरोली रीड करना है, रीडिंग करनी है, और जो मैंने बातें बताई हैं एक्चुअली ये वही बातें ही लिखी हुई हैं। अच्छा, आगे हमारे पास है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू सिंपल, जो हमने डिस्काउंटेड पे बैक किया, जो हमने डिस्काउंटेड पे बैक किया, नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब ये होता है इस सब का सम। इस सब का सम यानी कि जो मैंने कॉलम बनाया ना डीसीएफ का, ऊपर मैंने बनाया था इधर जो, इन इस सारे कॉलम का सम कर देना इज इक्वल टू एनपीवी होता है। सम ऑफ, क्योंकि इधर नेगेटिव वैल्यू थी इधर पॉजिटिव वैल्यू थी, यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल के अंदर से दिखाऊं ना, ये ऊपर जो भी हमने एग्जांपल की है, ये वाली एग्जांपल जो चार्ट बना हुआ है इसके अंदर एनपीवी क्या है। एनपीवी बिल्कुल सिंपल होती है, बाकी सारा कुछ तो हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ये जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम है, इस कॉलम का सम कर देना। सम क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक नेगेटिव फिगर है और ये सारी पॉजिटिव फिगर है। सम ऑफ ऑल द डीसीएफ, ऑल द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज की हमारे पास क्या होता है? एनपीवी होती है। या फिर आप ये कहते हो कि सम ऑफ पीवी ऑफ आउटफ्लो एंड पीवी ऑफ इनफ्लो इज इक्वल टू एनपीवी, यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू। अदरवाइज वर्किंग सारी उसी तरह से होती है। एनपीवी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट नेट बेनिफिट और नेट लॉस। ये उसने नेट बेनिफिट और नेट लॉस इसलिए लिखा है क्योंकि ये एग्जैक्टली आपको अमाउंट के अंदर बताता है कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, और ये थ्योरेटिकली सबसे बेस्ट टेक्निक है। मतलब चारों टेक्निक में से पेपर में सवाल आता है एनपीवी इज द बेस्ट टेक्निक और पे बैक पीरियड, या चारों लिखी हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो एनपीवी हमेशा सुपीरियर टू ऑल होती है क्योंकि ये अमाउंट में रिटर्न देती है। पे बैक आपको सिर्फ वो टाइम बताता है, आगे आईआरआर पढ़ेंगे वो परसेंटेज में बताएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल परसेंटेज बताएगा, तो अदर मैनिपुलेशन होती है, बट एनपीवी एग्जैक्टली अमाउंट में बताता है कितना रिटर्न आएगा। तो एनपीवी हमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंट वैल्यू बताता है। अच्छा, एनपीवी रिप्रेजेंट पॉजिटिव एनपीवी अगर आती है तो हमें पता चलता है कि ये प्रोजेक्ट इतना आपको बेनिफिट देगा, और अगर नेगेटिव, और ये शेयर होल्डर की वेल्थ को भी बढ़ाएगा। अगर नेगेटिव एनपीवी आती है तो इट मीन्स कि ये इतना लॉस कराएगा। और अगर आपका जीरो एनपीवी आती है, जीरो एनपीवी आती है तो हम ब्रेक इवन पे होते हैं। ब्रेक इवन पे, ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर पॉजिटिव प्रोजेक्ट है, पॉजिटिव एनपीवी या प्रोजेक्ट इज वायबल, नॉट नेगेटिव वैल्यू है तो नॉट वायबल प्रोजेक्ट, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए भी है बी भी है, दोनों पॉजिटिव आंसर आ रहे हैं, तो जिसका पॉजिटिव ज्यादा हुआ वो वाली हमारे लिए ज्यादा बेहतर। यहाँ पे उसने एनपीवी का हमें बताया भी हुआ। अच्छा, हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात कर रहे थे। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने ये कहा था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है कि जो सम ऑफ पीवीज ऑफ कैश फ्लो होगी। पीवीज यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो मैंने डीसीएफ बनाए थे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे आती है? प्रेजेंट वैल्यू आती है फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है डिस्काउंट फैक्टर के साथ। और डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 + r⁻⁴ और फ्यूचर वैल्यू तो हमें गिवन होती है। तो या तो हम इसको पीवी कह सकते हैं या हम इसको डिस्काउंटेड कैश फ्लो कह सकते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का मतलब ये होता है कि कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय, कैश फ्लो का मतलब फ्यूचर वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। तो डिस्काउंट फैक्टर क्या है? 1 + r⁻⁴ तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली सम है, और मैंने बताया है कि थ्योरेटिकली बेस्ट टेक्निक है। हम इसको कह सकते हैं कि ये शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करती है, ये ओवरऑल कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करती है, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट अमाउंट के अंदर रिटर्न बताती है। एग्जैक्ट
अमाउंट के अंदर के कितना रिटर्न आ रहा है। तो एनपीवी हमने इस तरह से देखनी है। एनपीवी का मैंने आपको बताया था कि एनपीवी पॉजिटिव होगी तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है, नेगेटिव होगी तो रिजेक्ट करना है। जीरो होती है तब भी हम उसको रिजेक्ट ही करेंगे, यानी कि वो प्रोजेक्ट हमें किस रेट पे लेके आ रहा है, ब्रेक इवन पे लेके आ रहा है। ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है चूज द बेस्ट वन, चूज द बेस्ट वन या एट अ टाइम वन, चूज द बेस्ट वन, या हम कह सकते हैं एट अ टाइम वन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट हम ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। तो ये हमने कहा था कि जिस प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा एनपीवी आ रही होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे उसने एक एग्जांपल में बताया हुआ था कि सपोज एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम है, वी कैलकुलेट एनपीवी सर्टेन कैश फ्लोज 12%, 12% के ऊपर आ रहा है $97 और 10% पे आ रही है जीरो, ये -97 है। और 8% यानी कि डिस्काउंट फैक्टर की ये बात हो रही है, डिस्काउंट फैक्टर 12% डिस्काउंट फैक्टर होगा तो 97 नेगेटिव आ रही है, 10% है तो जीरो हो रही है, 8% हो रही है तो एनपीवी पॉजिटिव हो रही है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसको हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि अगर हम फंड बारो करते हैं 12% के ऊपर तो हमारी अमाउंट 97 आएगी, पॉकेट से जाएगी, यानी कि नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव का मतलब यह है कि ये हमें लॉस हो रहा है। ठीक है। और अगर हम 10% पे बोरो करते हैं मनी तो ये हमें ब्रेक इवन पे लेके आएगी, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा जो होगा वो इक्वल टू रिटर्न यील्ड है, मतलब कोई फायदा नहीं हो रहा, नो प्रॉफिट नो लॉस है। और अगर हम 8% पे इन्वेस्ट करते हैं, या 8% पे सॉरी, कोई इन्वेस्टर अगर बोरो करता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी पॉकेट में 108 आएगा, 108 आएगा, यानी कि उसको मिलेगा, वो अर्न करेगा। तो ये अच्छा रिटर्न है 8% पे। एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये भी आपने रूल याद रखना है कि जितना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप इसको कह सकते हो, हमने पढ़ा था इसको हम डिस्काउंट फैक्टर कह सकते हैं, हम इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हैं। एग्जाम के अंदर ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तीनों नाम से आ सकता है। इसका मतलब यह है कि इन तीनों नाम से जो रेट दिया हुआ है उसको हमने डिस्काउंट फैक्टर के लिए यूज करना है। अब इसका आपने याद रखना है कि जितना ये स्मॉलर होता है, जितना ये स्मॉलर होता है उतनी आपकी एनपीवी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। आप यहाँ पे एग्जांपल में भी देख सकते हो कि जब बड़ा डिस्काउंट फैक्टर रेट था तो 97 नेगेटिव आ रहा था, जब थोड़ा सा हमने कम किया तो ब्रेक इवन पे आ गया, जब हमने और कम किया यानी कि 8% पे कम किया तो जितना ये स्मॉलर होता है उतनी एनपीवी पॉजिटिव और बढ़ती है। ये रूल याद रखना है। इन अदर वर्ड्स अ पॉजिटिव एनपीवी इज एन इंडिकेशन, पॉजिटिव एनपीवी आपको ये बताती है कि इतना आपको सरप्लस होगा, इतना फंड आपको मिलेगा, ये आपके लिए बेनिफिट है। ये क्वेश्चन है, उसके अंदर प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी भी है, वही क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, उसके लिए वो एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है ताकि हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, हमारा टाइम जाया ना हो। हमें वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, और प्रोजेक्ट ए और बी से रिलेटेड वही डाटा जो ऑलरेडी हमने कल की क्लास में किया था। वो कह रहा है कि स्क्रैप वैल्यू 5 ईयर के अंदर आ रही है। इधर भी आपकी स्क्रैप वैल्यू बी प्रोजेक्ट की आ रही है। वो कह रहा है कि एज्यूम इनिशियल इन्वेस्टमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, हर इन्वेस्टमेंट हम स्टार्ट के ऊपर ही करेंगे। और डिस्काउंट फैक्टर आपका 10% है और 1000 आपने नियरेस्ट कॉमन लेना है, तो आपने एनपीवी कैलकुलेट करनी है। सिंपल सी बात है, हमने फॉर्मेट बनाना है, ईयर्स, कैश फ्लोज, डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, और इसका सम कर लेंगे। ठीक है। ये डिस्काउंट फैक्टर, एक डिस्काउंट फैक्टर देखो ये हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ए का, इधर ही मैं बनाऊंगी प्रोजेक्ट बी का। ठीक है। प्रोजेक्ट बी का भी हम यही बनाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 ईयर्स हैं। 0 ईयर के अंदर इनिशियल आउटफ्लो कितना है, 450,000 नेगेटिव। उसके बाद ईयर 1 के अंदर कितना है, 200 पॉजिटिव, फिर 150 पॉजिटिव, फिर 100 पॉजिटिव, देन हमारे पास 100, और ईयर 5 के अंदर 120 आया। मैंने कल भी बताया था 120 क्यों आया, क्योंकि 120 हमारा स्क्रैप वैल्यू इसके अंदर ऐड होगी। डिस्काउंट फैक्टर 10% पे लेना है तो डिस्काउंट फैक्टर 10% पे कैसे लेंगे, 1 प्लस आर रेज टू पावर -n करते जाएंगे, 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 0
पहला आपका हमेशा मैंने कहा था 1 आएगा। 10% पे डिस्काउंट फैक्टर आप निकालते जाओगे। मैंने तरीका बताया था कि 1 डिवाइडेड बाय 1.1 करोगे तो 0.909 आ जाएगा। इसी को डिवाइड करोगे 1.1 से तो 0.826 आ जाएगा। फिर आपने इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू प्रेस करते जाना है, डिस्काउंट फैक्टर आते जाएंगे। एनी हाउ ये सारे डिस्काउंट फैक्टर मुझे आते हैं तो हमें डायरेक्ट ही लिखती जा रही हूँ। 0.909, 0.826 आ जाएगा, 0.751 आएगा, 0.683 आएगा, 0.621 आएगा। अब ये आपने कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला पे आपने कैलकुलेट करना है। अगर आप फॉर्मूला में कैलकुलेट नहीं भी करना चाहते तो एग्जाम के अंदर आपको टेबल गिवन होगा। कौन सा टेबल? जो डिस्काउंट फैक्टर का टेबल है, तो वहां से यानी कि प्रेजेंट वैल्यू का टेबल जो होगा वहां से भी आप देख सकते हो ईयर 1 के ऊपर 10% पे कितना आता है। वो देखना भी मैं सिखा दूंगी कि टेबल कैसे देखा जाता है। ये डिस्काउंट फैक्टर कर लिया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 450 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी 450 नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद 200 को हमने 200 मल्टीप्लाई बाय 0.90, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.909 करेंगे तो 181.8 आ जाएगा। इसी तरह 150 मल्टीप्लाई बाय 0.826 करेंगे तो हमारे पास 123.9 आ जाएगा। और ये तो 75.1 आता है और ये 68.3 आता है। और लास्ट 120 मल्टीप्लाई बाय 0.621 करेंगे तो 74.52 आएगा। एनपीवी हमने क्या पढ़ा था कि एनपीवी क्या होती है? एनपीवी हमने कहा था कि सम ऑफ ऑल पीवीज ऑफ कैश फ्लोज, या तो पीवीज ऑफ कैश फ्लोज या डिस्काउंट फैक्टर कैश फ्लो। इधर हम सम करेंगे तो एनपीवी आ जाएगी। सम का मतलब ये है कि सारे को ऐड कर लेना है। पहला नेगेटिव है, मैंने लिखा नेगेटिव 450 प्लस 181.8, अच्छा प्लस 123.9 प्लस 75.1 प्लस 68.3 प्लस 74.52। तो ये पॉजिटिव एनपीवी आ रही है 73.62 की। प्रोजेक्ट ए की पॉजिटिव एनपीवी आ गई। अच्छा, प्रोजेक्ट बी की भी हमने कैलकुलेट करनी है तो प्रोजेक्ट बी भी हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। हमने यहाँ पे भी इसी तरह से सेम वर्किंग इसके लिए भी करनी है, प्रोजेक्ट बी की भी। ईयर्स हम ले लेंगे, कैश फ्लोज ले लेंगे, डिस्काउंट फैक्टर ले लेंगे और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज ले लेंगे। ईयर हमारा है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये यहाँ से आपने सेपरेट रखना है, मैं यहाँ से आगे बी की वर्किंग कर रही हूँ। अच्छा, कैश फ्लोज हमारे पास वही है 450 नेगेटिव 200, सॉरी 450 नहीं, इसका कैश फ्लो डिफरेंट है। हम इसका कैश फ्लो अपना लेंगे जो कैश फ्लो गिवन है। अच्छा जी, इसका कैश फ्लो हमें कितना कितना गिवन है? इसका कैश फ्लो गिवन है -100। ये वाला इनिशियल इन्वेस्टमेंट -100। देन उसके बाद ईयर 1 के अंदर आपके पास है 50,000 इनफ्लो, देन आपका है 40,000 इनफ्लो, देन आपका है 30,000 इनफ्लो, देन आपके पास है 20,000 इनफ्लो, देन 20 ये वाला प्लस 10 स्क्रैप वैल्यू। लास्ट ईयर के अंदर स्क्रैप वैल्यू 30,000 आ गया। डिस्काउंट फैक्टर 10% पे ही दोनों का कैलकुलेट करना है तो 10% हमारे पास पहला 1 ही आएगा। देन हमारे पास 0.909, 0.826, बार बार करने की जरूरत नहीं, आप ये वाला डिस्काउंट फैक्टर डायरेक्ट इन कैश फ्लो से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 0.751, 0.683, 0.621 मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला -100 ही आ जाएगा। फिर हमने 50 को मल्टीप्लाई करना है 0.909 से, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 0.909 करेंगे। 45। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 45.5। अच्छा, फिर हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय 0.826, 33.04। उसके बाद 30 मल्टीप्लाई बाय 0.751, 22.53। देन 20 मल्टीप्लाई बाय 0.683, 13.66। के बाद लास्ट है 30 मल्टीप्लाई बाय 0.621।
तो ये आ जाएगा 18.63। हम सम करेंगे इधर भी, हाँ तो एनपीवी आ जाएगी, ठीक है। एनपीवी पहला हमारे पास 100 नेगेटिव, नेगेटिव 100 प्लस हम करेंगे 45.45 प्लस हम करेंगे 33.04 प्लस 22.53 प्लस 13.66 प्लस 18.6, आई गेस 33.33 अब उसने कहा था कि ये दोनों कौन से प्रोजेक्ट हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अकॉर्डिंग आपने किसी एक प्रोजेक्ट को लेना है। तो जब हमने एनपीवी का डिसीजन रूल पढ़ा तो हमने ये कहा था कि एनपीवी के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्ट हाईएस्ट एनपीवी देगा उसको हमने लेना है। तो हाईएस्ट एनपीवी ए प्रोजेक्ट की है, तो ए प्रोजेक्ट शुड बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट एनपीवी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करके पेपर के अंदर उसको आंसर देना है। अच्छा, ये था एनपीवी का क्वेश्चन। यहाँ पे ये उसने एनपीवी कैलकुलेट करके भी दी हुई है। यहाँ पे उसने राउंड ऑफ किया है, हमारा 73 पॉइंट समथिंग आ रहा था, इधर 33 आ रहा था, क्योंकि उसने डायरेक्ट फिगर ली है, राउंडिंग किया है, तो कोई इशू नहीं है। हमारा 73.8 समथिंग आ रहा था, तो एक ही बात है। तो आपने ये चीज बतानी है कि विच प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट एनपीवी। तो अगर देखा जाए तो ए प्रोजेक्ट की हाईएस्ट एनपीवी है, तो हमें ए लेना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा एनपीवी दे रहा है। आगे सवाल सेम उसी तरह है, ये अब आपने खुद करना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या कह रहा है कि एडवांटेजेस ये हैं कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है, यानी कि इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्काउंटिंग की जाती है, और रिस्क और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट किया जाता है। फ्यूचर के कैश फ्लोज को आज में पहले कन्वर्ट करके देखा जाता है और सब चीजों की कंपनसेशन मांगी जाती है। ये हमें एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए बताता है क्योंकि इसके अंदर हमें एग्जैक्टली अमाउंट में सरप्लस पता चलता है, अमाउंट में पता चलता है कि कितना सरप्लस होगा। अभी आप देखो ऊपर हम प्रोजेक्ट में देख रहे थे कि 74,000 का हमें प्रॉफिट होगा, तो वो एग्जैक्टली हमें बता रहा था कि 74,000 का प्रॉफिट होगा, या 34,000 का दूसरे प्रोजेक्ट में आ रहा था। तो एब्सोल्यूट बताता है, कंसीडर करता है कैश फ्लो को, प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करता, दैट इज अ गुड थिंग। और होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कंसीडर करता है। आप देखो ईयर 1 से लेके 5 ईयर तक मैंने किसी साल को छोड़ा नहीं है, वर्किंग को सब में शामिल किया है। कंपनी सेलेक्टिंग द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी मैक्सिमाइजेशन, इसका मतलब यह है कि वो शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करेगा, क्योंकि अमाउंट में प्रॉफिट आएगा तो इससे कंपनी की शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगी, शेयर होल्डर को बेनिफिट भी जाएगा, डिविडेंड भी दे सकेंगे, क्योंकि कैश इतना हमारे पास एक्चुअली आ रहा होगा। कैश फ्लो टेक्निक है। बट डिसएडवांटेजेस क्या है, रिलेटिवली कम्प्लेक्स है, यानी कि इसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है एज कंपेयर टू पे बैक पीरियड, एज कंपेयर टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अंडरस्टूड बाय नॉन फाइनेंशियल मैनेजर, मतलब ये कि नॉट वेल, जिन मैनेजर को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है ये समझना कि डिस्काउंट फैक्टर क्या चीज है, अच्छा ये कैसे इम्पेक्ट करेगा, तो बहुत मुश्किल होता है। डिफिकल्ट टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे हम जो ले रहे होते हैं वो एस्टिमेट की बेस पे ले रहे होते हैं। इनफैक्ट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो डिफिकल्ट होता है टू डिटरमिन, मुश्किल होती है कि हम उसको डिटरमिन कर सकें। अच्छा, ये आगे इन्हीं डिसएडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की डिटेल बताई गई है, इसको आपने रीडिंग करनी। अच्छा, नेक्स्ट टेक्निक हमारी है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका वो रेट होता है जहां पे आपकी एनपीवी जीरो हो जाती है। एनपीवी जीरो हो जाती है। एज अ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी पिछली टेक्निक में मैम आपने ये पढ़ा है कि जीरो होगी तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा तो हम दोबारा से उस टेक्निक पे क्यों जा रहे हैं। नो डाउट कि एनपीवी जीरो का मतलब है कि आप ब्रेक इवन पे हो। बट जब आईआरआर का आंसर आता है तो आईआरआर के आंसर को हम कंपेयर, लेट से आईआरआर का आंसर हमारा जो भी आ रहा है उसको हम कंपेयर करते हैं कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि टोटल फंड की कॉस्ट। अगर आपका आईआरआर इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, हाई है, इट मीन कि वो प्रोजेक्ट आपकी कैपिटल की यानी कि फाइनेंस की कॉस्ट को कवर कर रहा है, आपको ले लेना चाहिए। वो प्रोजेक्ट है, आपको ले लेना चाहिए बेसिस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। वो दो डिस्काउंट रेट जिसके ऊपर एनपीवी आपकी जीरो करेगी। अब आपने ये चीज देखनी है कि हमने एनपीवी को कैसे जीरो करना है। इसको बेसिकली हम
इंटरपोलेशन मेथड से कैलकुलेट करते हैं, यानी कि दो नाउन रेट से दो रेट के ऊपर एनपीवी कैलकुलेट करनी होती है और उससे आईआरआर बीच में कहीं आता है। यहाँ पे उसने हमें ये कहा है कि आपकी, क्योंकि आपको एक, आप देखो ना कि एनपीवी जीरो करने का मतलब क्या है, एनपीवी इज इक्वल टू जीरो कैसे आएगी, एक एनपीवी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक एनपीवी आपकी नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, तो दो बार एनपीवी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। एक बार मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो डिस्काउंट फैक्टर है उसका और एनपीवी का इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स का मतलब यह है कि अगर आप इसको डिक्रीज करोगे तो एनपीवी इंक्रीज होगी, अगर आप डिस्काउंट फैक्टर को इंक्रीज करोगे तो एनपीवी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये रिवर्स है। तो हम एक रेट पे अगर मेरी 10% के ऊपर एनपीवी पॉजिटिव आ जाती है, एनपीवी पॉजिटिव आ जाती है, तो मेरे पास, मुझे कॉमन सेंस होना चाहिए कि 10% कम रेट है तो मुझे 20% दूसरा रेट ले लेना चाहिए जिसपे एनपीवी नेगेटिव हो जाएगी, और उस उन दोनों का फॉर्मूला में पुट करके आईआरआर कैलकुलेट कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ग्राफिकली हम शो करते हैं कि डिस्काउंट रेट और एनपीवी का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि एनपीवी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिलेशनशिप है। एनपीवी जीरो है, जीरो से ऊपर, यहाँ से ऊपर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, यहाँ से नीचे जो होती है वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब वो कह रहा है कि डिस्काउंट फैक्टर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले रहे हो, एक आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे वो आईआरआर बता रहा है, ठीक है, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक कॉस्ट ऑफ आईआरआर इधर आ रहा है, या तो आपका 10 और 15 के दरमियान में आईआरआर है, एक 10 रेट है, एक 15 रेट है, एक रेट के ऊपर आप जितना रेट बढ़ाते जाओगे इसका मतलब एनपीवी नेगेटिव होती जाएगी, जितना रेट कम हुआ उतनी पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव एनपीवी और नेगेटिव एनपीवी के दरमियान में आईआरआर आ रहा है, तो यही हमने पढ़ा है। इसके लिए भी डिसीजन का क्राइटेरिया हमने पढ़ना है, तो क्राइटेरिया मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया, इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, क्योंकि वो हमें बताता है कि आपकी कॉस्ट ओवरऑल कवर हो जाएगी। टेस्ट विद द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है चूज द बेस्ट वन। प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है, ठीक है, ए का आपका आई आर आ रहा है 10% और बी का आपका आई आर आ रहा है 12%, जबकि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो है 8%। देखा जाए तो दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हैं, दोनों प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल हैं, बट एग्जामिनर लिख देता है कि दोनों प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इट मीन्स कि हमें सिर्फ और सिर्फ बी प्रोजेक्ट लेना है जो हाईएस्ट आईआरआर देगा, दूसरे प्रोजेक्ट को छोड़ देना है, क्योंकि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं वो सिर्फ एट अ टाइम हम एक प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि आई आर आर को, सॉरी एक्सट्रापोलेशन मैंने बोल दिया था, इंटरपोलेशन से कैलकुलेट करते हैं। इंटरपोलेशन का मतलब होता है बिटवीन टू नाउन रेट फाइंड आउट एन अननाउन रेट। तो इंटरपोलेशन, लीनियर इंटरपोलेशन, जिसके अंदर दो एनपीवीज के ऊपर हमें दो एनपीवीज कैलकुलेट करनी होती हैं दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी कि दो डिस्काउंट फैक्टर लेने होते हैं, या 10% लेना पड़ेगा, या 10% और 20%, 5 और 10 ले सकते हैं, 5 और 15 ले सकते हैं, इस तरह से हमने कुछ स्केड्यूल बनाना होता है। फॉर्मूला क्या है, आई आर आर इज इक्वल टू, मैं इस फॉर्मूला को इस तरह से लिखवाती हूँ कि इस तरह से आपको याद हो जाएगा, होता सेम ही है बट आपकी आसानी के लिए, आई आर आर इज इक्वल टू लो रेट, लो रेट से आपको पता चल जाता है कि छोटा रेट है, प्लस यहाँ पे आप लिखोगे एनपीवी एट लो रेट, एनपीवी एट लो रेट, लो रेट पे एनपीवी कितनी आई, डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट, माइनस एक, माइनस ये फॉर्मूला का है, और जो हाई रेट पे एनपीवी आएगी वो भी माइनस में होगी, एनपीवी एट हाई रेट, ठीक है, हाई रेट पे एनपीवी कितनी है, मल्टीप्लाई करोगे आप हाई रेट माइनस लो रेट, ये आप लिख लो, हाई रेट माइनस लो रेट, तो आपका ये फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, वो ये भी यही लिखा हुआ है, लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लो रेट माइनस एनपीवी एट हाई रेट माइनस लो रेट, तो इस तरह आप अगर लिखोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये भी वही बता रहा है कि लो इंटरेस्ट रेट, हाई इंटरेस्ट रेट, इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है। अब ये टेस्ट इलिस्ट्रेशन आपको दी गई है, वो कह रहा है कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट ए आर, ये नेट कैश फ्लो है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 10% है, 10% के ऊपर एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट ए की एनपीवी 10% के ऊपर
3620 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स के एक में पॉजिटिव आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, दूसरा रेट नेगेटिव जाने के लिए कोई और बड़ा रेट लेना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बताया कि या तो आप 15% पे चले जाओ या आप 20% पे चले जाओ, तो आपका एनपीवी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपको हर क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करके नहीं देगा कि 10%, आपको खुद कैलकुलेट करना होगा। तो सिंपल, आपने यहाँ पे एक बार डिस्काउंट फैक्टर लेना है 10% पे, और उसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाने हैं, फिर डिस्काउंट फैक्टर लेना है 20% पे, और फिर आपने इनको और इनको मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाने हैं, और फिर वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करनी है। बट इधर क्वेश्चन में उसने हमें 10% पे कैलकुलेट करके दे दिया, दैट इज वेल एंड गुड, पॉजिटिव आ रहा है। अब हमें 20% पे अज्यूम करना है, क्योंकि रेट बढ़ाएंगे तो नेगेटिव होगी। 20% पे डिस्काउंट फैक्टर लेना है। 20% पे डिस्काउंट फैक्टर लेने का तरीका क्या, आप क्या करोगे, 1 + 0.2 रेज टू पावर -0, फिर -1, यही फॉर्मूला, फिर -2, फिर -3 करते जाओगे। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली टेबल से डिस्काउंट फैक्टर देखते जाओ। मैं यहाँ पे करूंगी 1/1.02, तो मेरा पहला तो ये जीरो का तो यही आएगा 1। उसके बाद दूसरा आ रहा है 0.980, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1.2 कर दूंगी मैं, तो ये आ रहा है 0.8169। उसके बाद इक्वल्स टू करती जाऊंगी मैं, 0.6808, फिर इक्वल्स टू करूंगी तो इट मीन्स के 0.567, देन लास्ट 0.427, या 473 कर लेंगे, 473 आ रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो बनाएंगे, पहला 450 नेगेटिव ही आ जाएगा। उसके बाद 200 मल्टीप्लाई बाय 0.980 करेंगे तो 196 आ गया, 196 आ गया। फिर आपने 150 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 150 मल्टीप्लाई बाय 0.8169, तो ये आपका आ जाएगा 122.53। अच्छा, इसके बाद आप करोगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब 100, ये तो आ जाएगा 68.08, देन आपका आ जाएगा 56.07, और 120 मल्टीप्लाई बाय 0.473 हमने कहा था, तो ये आ जाएगा 56.76। इसका हम सम करेंगे तो एनपीवी आ जाएगी। सम करके तो हम -450 प्लस 196 प्लस 122.53 प्लस 68.08 प्लस 56.07 प्लस 56.76, ये आपकी एनपीवी आ रही है 49.44। ठीक है। अब ऐसा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि आपकी दोनों, एक एनपीवी पॉजिटिव एक एनपीवी नेगेटिव आए, दोनों पॉजिटिव एनपीवी से भी आप आईआरआर कैलकुलेट कर सकते हो। आईआरआर का फॉर्मूला हमने क्या कैलकुलेट किया है, पढ़ा है। आईआरआर के लिए हमने पढ़ा है लो रेट प्लस एनपीवी एट लो रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी लो रेट माइनस, और माइनस जो बड़ी आई भी होगी वो माइनस में, नहीं तो पॉजिटिव आई भी है तो इट्स ओके, एनपीवी हाई रेट मल्टीप्लाई बाय हाई माइनस लो। तो लो रेट जो छोटा रेट है, छोटा रेट हमारे पास 10% है, 10% प्लस एनपीवी एट लो रेट पे एनपीवी कितनी है, 73620, डिवाइडेड बाय लो रेट पे कितनी आ रही थी, 73620 माइनस, फॉर्मूला का माइनस है, और ये माइनस इसकी एनपीवी कितनी आ रही थी, 49 पॉइंट, बल्कि 49.440 कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय हायर रेट है 20% माइनस लो रेट है 10%। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला की पूरी वर्किंग करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करोगे, पहले आपने सबसे पहले इस स्टेप को कैलकुलेट करना है। इस स्टेप को पहले आपने ये दोनों माइनस करने और इसको इनके आंसर से डिवाइड करना है, ये स्टेप पहले सॉल्व होगा, इसको आप इधर से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा उसको आप 10% में ऐड कर लोगे, तो आपका आईआरआर कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे उसने हमें कैलकुलेट करके दिया हुआ भी है, हम तरीका भी देख लेते हैं, जैसे हमने किया है वैसे ही आ रहा है, ठीक है, बल्कि नेगेटिव एनपीवी आ रही है।
कुछ मैंने प्लस माइनस करते हुए मिस्टेक की है, कुछ मल्टीप्लिकेशन करते हुए मिस्टेक हुई है। आपने डिस्काउंट फैक्टर 20% पे लिया तो 1 आया, 0.833 आया, 0.694 आया, 0.579 आया पॉइंट। ये आपने क्या करना है, ये सिंपल आपने कैसे करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर चाहे एन कर लो, या आप यूं करो 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन। तो पहला तो आपका 1 ही आएगा। यहाँ पे आपने कैसे किया होगा, 1 प्लस 0.2 रेज टू पावर माइनस 1, फिर 1 प्लस 0.2 रेज टू पावर माइनस 2, 1 प्लस 0.2 रेज टू पावर -3, 1 प्लस 0.2 रेज टू पावर -4, अप टू सोन करते जाएंगे। मल्टीप्लाई किया, -25 आया। ठीक है, वहां पे मैंने 49 लिखा था, वो मैंने राउंडिंग में कुछ, या ये डिस्काउंट फैक्टर जल्दी में मोबाइल पे कैलकुलेट किया तो कुछ मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। तो देखो यहाँ पे मैंने जब वैल्यू पुट की थी तो मैंने कहा था एक माइनस आपका फॉर्मूला का है, दूसरा एनपीवी हायर रेट पे माइनस में ही आती है। तो इस तरह से आपका IRR 17.5% आ गया। और मैंने आपको बताया था कि पहले हम इस स्टेप को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको ऐड करेंगे। सिमिलर तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये वर्किंग्स आपने लाजमी करनी है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इससे MTQ आपका आ सकता है। आगे वो फर्दर एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि यूजिंग द एनपीवी मेथड पीवीज आर कैलकुलेटेड बाय द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एट अ गिवन कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिफरेंस बिटवीन पीवीज ऑफ कॉस्ट एंड पीवीज ऑफ बेनिफिट। पीवीज ऑफ कॉस्ट का मतलब ये है कि T0 में जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो नेगेटिव आता है, और पीवीज ऑफ बेनिफिट का मतलब ये है कि T1 से ये जो नीचे हम, T1 का मतलब है ईयर 1, ईयर 1 2 3 4 5, इनके जो पॉजिटिव कैश फ्लोज हम ले रहे थे उनका वो बात कर रहे हैं कि पीवीज ऑफ बेनिफिट एंड पीवी। इन कॉन्ट्रास्ट IRR मेथड डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एनालाइज कैलकुलेट टू एग्जैक्ट डिस्काउंट फैक्टर रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट टू अचीव। जाहिर है हमें एग्जैक्ट डिस्काउंट फैक्टर चाहिए होता है, हम वो टेबल से देख के लिख लेते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना प्रोजेक्ट अर्न कर रहा है। इफ एन इन्वेस्टमेंट हैज अ पॉजिटिव एनपीवी, अगर किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर पॉजिटिव एनपीवी है, इट मींस इट इज एन अर्निंग मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पॉजिटिव एनपीवी है तो मोर कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, नेगेटिव है तो इसका मतलब है लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जीरो है तो ब्रेक इवन पॉइंट एग्जैक्टली कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बराबर है। तो ये पॉइंट कुछ पढ़ने वाले हैं, इसको आपने याद करना है ताकि पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो आपको हो सके। कन्वर्सली इसके अपोजिट वो बता रहा है कि द परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट रेट ऑफ डिस्काउंट आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट विच एनपीवी जीरो। मतलब IRR बेसिकली वो कह रहा है कि इन कंट्रास्ट आपको क्या करना होता है कि आपका वो IRR होना चाहिए, वो रेट होना चाहिए, वो डिस्काउंट फैक्टर होना चाहिए जिससे आपकी एनपीवी जीरो आ रही हो, मतलब एग्जैक्टली जीरो आए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमें वो यहाँ पे कह रहा है कि एस्टिमेट एन इन्वेस्टमेंट हैज एनपीवी विद डिस्काउंटेड कैश फ्लो 10%, 4400। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जिसका डिस्काउंट फैक्टर 10% है और आपको 4400 रिटर्न दे रही है, एन एनपी नेट प्रेजेंट वैल्यू एट अ डिस्काउंट रेट 20%, डिस्काउंट रेट 20% है और उसके ऊपर -31,000 आ रही है। वो कह रहा है IRR विल क्लोजर टू 10% एंड 20%, 44 to closer 0, 3100 negative. We can estimate that IRR, there is a difference between 10% and the 10% and 20% use the NPV calculation। तो वो डिफरेंस होता है कि आपका 10% के अंदर और 10 और से 20 के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। देर इज अ डिफरेंस इन NPV वैल्यू 31,000 प्लस 4400, तो 35,400 आ जाएगा। ईच परसेंटेज चेंज इज अप्रोक्सीमेटली 31 प्लस 4400 डिवाइडेड बाय 10। परसेंटेज चेंज जैसे हम निकालते हैं इक्वल टू 3540। वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट ब्रेक इवन किस पे आएगा, ब्रेक इवन आता है रिप्रेजेंट दैट 4400 डिवाइडेड बाय 35, 51.2% पे। ये हर एक्स्ट्रा बातें हैं, इनको इतना ज्यादा डीपली करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे उसने हमें कहा है कि कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR कैलकुलेट करो, ये दिया हुआ है 20% पे और 30% पे है। तो हमने क्या करना है, लो रेट प्लस NPV एट लो रेट डिवाइडेड बाय NPV लो रेट माइनस रेट NPV हायर रेट मल्टीप्लाई बाय हायर माइनस लो। तो लो रेट कितना है 20% प्लस
एनपीवी लो रेट पे कितनी है, 8510 डिवाइडेड बाय 8510 माइनस एक फॉर्मूला का और एक हमारी अमाउंट नेगेटिव है, तो -9150 मल्टीप्लाई बाय हाई रेट 30% है माइनस 20% है। ठीक है, आप डायरेक्टली 10% भी कर सकते हो। पहले हमने इस स्टेप को सिंप्लीफाई करना है। इस स्टेप को सिंप्लीफाई अगर हम करें तो नेगेटिव, ये जो माइनस है, ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे ना, तो 8510 प्लस 9150 ये आ जाएगा आपका 17660। तो इसको आप डिवाइड किससे करोगे, 8510 से। 8510 डिवाइडेड बाय 17660, ये आपका आ गया 0.481879। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 10% से, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका आ रहा है 0.04। मैंने आपने 0.1 के साथ करना है, ठीक है, 10% डेसिमल के अंदर, डिस्काउंट फैक्टर को हमेशा हम डेसिमल में रखते हैं। ये आएगा, इसके अंदर आप ऐड कर लोगे 20%, प्लस हमने करना है 0.2, ये आ रहा है आपका 24, 0.248। तो इसको आप एंड पे मल्टीप्लाई कर लोगे 100 के साथ, तो 24.8, लाइक हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 25% के ऊपर हमारा आईआरआर बनेगा, 25% के ऊपर करीब तरीन जो आ रहा है। इस तरह से हमने आईआरआर की कैलकुलेशंस करनी है। इसी तरह वो हमें और भी बता रहा है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, इधर भी कैलकुलेट करना है आईआरआर। अब वो आगे भी यही कह रहा है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के अंदर क्या बता रहा है कि कंसीडर द टाइम वैल्यू। जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एनपीवी के हैं वही यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर कर रहा है, बट इसके अंदर परसेंटेज है तो इजीली अंडरस्टूड है। परसेंटेज मतलब जो नॉन फाइनेंशियल मैनेजर है जिनको समझ नहीं आती, हम उनको कह देते हैं भाई 1 लाख रुपए लगाओगे तो 10% रिटर्न मिलेगा, आईआरआर यानी कि 10% है, तो इजी होता है उनके लिए अंडरस्टैंड करना। कैश फ्लो को कंसिडर करता है, होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट को कंसिडर करता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रेफरेंस से कैलकुलेट होता है, तो ज्यादा अच्छी बात है कि कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और कंपनी वो सेलेक्ट करती है आईआरआर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक्सीड करता है। इट मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि डेट और इक्विटी के पैसे पे करने के बाद भी वैल्यू बच रही है, जो हायर होता है तो शेयर होल्डर की वेल्थ इंक्रीज होती है। इट इज नॉट अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी। उसकी रीजन है परसेंटेज फिगर। परसेंटेज फिगर कभी भी आपको एग्जैक्ट नहीं बताती कि ये रिटर्न होगा या ये नहीं होगा। इंटरपोलेशन ओनली प्रोवाइड एस्टिमेट आईआरआर, ये सिर्फ एस्टिमेशन हमें बताता है। अगर हमें ट्रू आईआरआर पे जाना है तो ट्रू आईआरआर बहुत ज्यादा मुश्किल एक्सेल के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर के थ्रू कैलकुलेट होता है, ठीक है। ये तो हम सिर्फ अंदाजों के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये तो एस्टिमेशन बताता है। ट्रू आईआरआर बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोग्राम और मुश्किल से कैलकुलेट होता है, फेयरली कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल है स्प्रेडशीट के अंदर अगर हम इसको बिल्ड करते हैं तो ज्यादा टफ टाइम लेता है हमसे। उसके बाद प्रोजेक्ट जो कि में कॉन्फ्लिक्ट विद एनपीवी, इफ देयर अकर्स एनपीवी मस्ट टेक प्रेजेंट, मतलब कभी कभी एनपीवी के साथ भी मसला होता है कि एनपीवी वो वाली नहीं आ रही होती, जैसे नेगेटिव दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं आ रही, तो उसमें भी इशू रहता है। ये इसी की एक्सप्लेनेशन बताई गई है। ओके, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एन्यूटीज एंड परपेचुइटीज। एन्यूटी किस चीज को कहते हैं, जब भी वर्ड एन्यूटी आता है, वर्ड एन्यूटी का मतलब है सीरीज ऑफ सेम कैश फ्लो, सीरीज ऑफ सेम कैश फ्लोज, या आप सेम कैश फ्लो कह सकते हो या आप कांस्टेंट कैश फ्लो कह सकते हो। एक जैसे कैश फ्लोज जो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ ईयर्स का पता हो, नंबर ऑफ ईयर्स का पता हो, वो एन्यूटी होती है। एन्युटी इज द कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो फॉर अ नंबर ऑफ ईयर, जहाँ पे ये डिफाइंड हो, ये डिफाइंड हो उसको एन्युटी कहते हैं। एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विद इवन कैश फ्लो, कभी कभी ऐसा होता है कि इवन कैश फ्लोज होते हैं, यानी कि अगर मैं हर साल 10 100 डिपॉजिट करा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे अलग अलग से, जैसे 10% है ना, तो 10% पे 1 2 3 4 5, हर साल मुझे 0.909, 0.826, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सेपरेट सेपरेट डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एन्यूटी फैक्टर यूज करते हैं। एन्यूटी के लिए जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कैलकुलेट की जाती है तो हम यूं कैलकुलेट करते हैं
कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर। और एन्युटी फैक्टर क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिस्काउंटेड फैक्टर, यानी कि जितने भी डिस्काउंटेड फैक्टर्स हैं, ये 909,826 ऐड हो जाता है, 0.751 ऐड हो जाता है, 0.6, एक ही बार इकट्ठा करके हम उसको एक बार अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो इकट्ठा हमारे पास एन्युटी का सम आ जाता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू सेम आती है। चाहे आप अलग अलग करो चाहे सेम करो, सेम ही आएगा। बट उसके लिए शर्त ये होनी चाहिए कि हर साल कैश फ्लो सेम होना चाहिए। अगर ये कैश फ्लो डिफरेंट हुआ, एन्युटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके लिए वो कह रहा है कि व्हेन अ प्रोजेक्ट हैज इक्वल कैश फ्लोज द एन्युटी में बी यूज कैलकुलेट एन्युटी फैक्टर। हम लेते हैं सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्काउंट फैक्टर, मैंने पहले बता दिया। इसके लिए पेपर के अंदर आपको टेबल गिवन होगा, आप टेबल साथ लेके जा सकते हैं और एन्युटी टेबल में से कांस्टेंट सिमिलर कैश फ्लो के लिए एन्युटी फैक्टर आप कैलकुलेट कर सकते हो। अदरवाइज आपका एन्युटी का फॉर प्रेजेंट वैल्यू मैंने क्या बताया, हम कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं एन्युटी फैक्टर के साथ। एन्युटी फैक्टर क्या होता है? ये सब फैक्टर जो सिंपल इंडिविजुअल फैक्टर होते हैं उनका सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्काउंट फैक्टर होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 1 + r रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाय आर। ये 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड किया हुआ है, वो 100% से अबव ना चला जाए, 100% के अंदर ही रहे, इसलिए हम 1 माइनस इसमें से कर लेते हैं। तो फॉर्मूला आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे आप टेबल में भी कर सकते हो। मैं रिकमेंड करती हूँ आपको फॉर्मूला। उसकी रीजन ये है कि जो टेबल होता है बुक का, उसके अंदर आपको अगर 5.5 का डिस्काउंट फैक्टर लेना हो तो ये आपको नहीं मिलेगा। बुक के अंदर सिर्फ आपके पास 5% होगा, 6% होगा, सीधी सीधी परसेंटेज होगी, और वो भी सिर्फ 20% तक टेबल गिवन होगा आपको। अगर आपको 30% आ जाता है, 50% आ जाता है डिस्काउंट फैक्टर, तो आपको उसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए और फॉर्मूला से वर्किंग करना आनी चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आपका डिस्काउंट फैक्टर 10% है, ठीक है, ये आपको बता भी रहा है कि 10% पे तो आपका फैक्टर क्या बनेगा। तो 1 - 1 + 0.1 रेज़ टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.1। तो इस सब को कंबाइन करके आप 4.35 लिखोगे। इवन आप सीधा जाके टेबल में देखो, 6 ईयर में 10% पे, या ऐसे 10% लिखा हुआ होगा, नीचे इधर ईयर्स लिखे हुए होंगे 6 ईयर में, छठे साल जाके 10% के नीचे लिखो, एग्जैक्टली यही वैल्यू आ रही होगी। ओके, तो हम एन्यूटी पे थे। एन्यूटी, हम एन्यूटी की बात कर रहे थे, एन्यूटी को डिस्कस कर रहे थे। अब ऐसा है कि इस बुक के अंदर एन्यूटी की टाइप्स को डिफाइन नहीं किया किया गया, क्योंकि ये बुक जो मेरे पास अभी ओपन है ये 2021 और 2022 का एडिशन है, आई थिंक सो, या 2020 का एडिशन है। नई वाली बुक आपने देखनी है और उसमें ये चेक करना है कि जो नई वाली, लाइक 2022 और 2023 की अगर बुक पड़ी हुई है, एक तो वो मुझे सेंड भी कर देनी है, और दूसरा ये भी देखना है कि उस बुक के अंदर एन्यूटी की टाइप्स होंगी। मैं यहाँ पे डिस्कस जरूर कर दूंगी, मैं फॉर्मूलाज भी बता दूंगी, इवन कॉन्सेप्ट भी बताऊंगी। बट ये है कि आपने कंफर्म जरूर करना है ताकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वहां से हो सके। अच्छा, हमने ये बात की कि एन्युटी जो होती है वो हमने कहा कि कांस्टेंट कैश फ्लोज होते हैं, यानी कि सिमिलर कैश फ्लोज होते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया कि ये एक टाइम लाइन है। टाइम लाइन का मतलब ये है कि इस पे ईयर्स हमने लिखे हुए हैं। आज का जो आज प्रेजेंट होता है उसको हम 0 ईयर कंसिडर करते हैं। एक साल बाद 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर्स हैं। अब 5 ईयर्स के अंदर अगर आप हर साल 100 100 100 डिपॉजिट कराते रहो, तो इट मींस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है एन्यूटी के लिए। एन्यूटी का की डेफिनेशन होती है सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, सीरीज ऑफ सेम कैश फ्लोज, ठीक है, सीरीज ऑफ सेम कैश फ्लोज फॉर डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम मतलब जहां पे हमें पीरियड का पता हो और सेम कैश फ्लो। अगर आपका ईयर 1 के अंदर 100 है और इधर 150 है, इट मींस एन्यूटी अप्लाई नहीं हो सकती। एन्यूटी कहते ही कांस्टेंट कैश फ्लोज को है, जो कि डिफरेंट ईयर्स के लिए, या लाइक हमें ईयर्स पता होते हैं। उसके लिए मैंने बताया कि हम कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय एन्यूटी फैक्टर यूज करेंगे, और एन्यूटी फैक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 - 1 + r रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाय आर। तो ये आपका कंबाइंड फैक्टर आ जाएगा। एन्यूटी फैक्टर का भी मैंने बताया कि ये जो हम, लेट से मेरा आर
10% है, तो इसके ऊपर अगर मेरा ईयर 1 का 0.909 आता है, 0.826 आता है, 0.751 आता है, 0.683 आता है, तो इन इंडिविजुअल फैक्टर को ऐड करके कंबाइन 5 सालों का एक ही फैक्टर बना देने के नाम को एन्यूटी फैक्टर कहते हैं, यानी कि कंबाइंड फैक्टर सबके लिए हम कहते हैं। तो वो हम एन्यूटी फैक्टर यूज करते हैं। यहाँ पे उसने हमें ये बताया भी है कि एन्यूटी फैक्टर के लिए आप जब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए आप वैसे प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। ये वाला फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिंगल अमाउंट हो। सिंगल अमाउंट यानी कि फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, या हम एक अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपके पास हर साल की सॉरी अमाउंट है, लाइक आपके पास ईयर 1 में भी अमाउंट है, 2 में भी है, 3 में भी है, 4 में भी है, तो फिर आप डिस्काउंट फैक्टर यहाँ पे तो हम सिंपली ये 5 साल के लिए लाइक एक डिस्काउंट फैक्टर ले रहे होते हैं ना, एक 5वें साल में कितना बनता है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी तो इन सारे सालों के फैक्टर को ऐड करके एन्यूटी फैक्टर बना लिया जाता है। तो उससे हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो। कैश फ्लो में इसलिए लिखती हूँ यहाँ पे, कैश फ्लो का मतलब फ्यूचर वैल्यू ही है। फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन्यूटी फैक्टर, और अगर ये 100 है तो एन्यूटी फैक्टर 1 - 1 प्लस 0.1 10% पे रेज टू पावर माइनस, अगर 5 ईयर है तो 5 आप कर लोगे डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये कंबाइंड फैक्टर 5 सालों का निकल आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे 100 से। जैसे यहाँ पे उसने कहा है कि 6 ईयर के लिए एन्युटी फैक्टर अगर आप निकालते हो तो वो सारा प्लस करने के बाद आपका कितना आ जाता है, 4.355। तो आप इसको टेबल में से भी देख सकते हो और आप इसको फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने ये बताया कि हम इसको फॉर्मूला को इसलिए ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि अगर आपको 5.5 डिस्काउंट फैक्टर आ जाए, या आप ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिस पे आपने डिस्काउंटिंग करनी है, या आपको 26.7 आ जाए या कुछ भी पॉइंट में आ जाए, तो वो आपको इस टेबल में नहीं मिलेगा। टेबल में सिर्फ डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई होती हैं। एनीवेज, F2 के एग्जाम के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट ही वैल्यूज ऑलमोस्ट आती हैं, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। आईआरआर कैलकुलेट करते हैं इवन कैश फ्लोज से। तो आईआरआर इवन कैश फ्लोज का मतलब ये है, ये वाला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। आईआरआर का मतलब क्या है? आईआरआर का मतलब ये है कि आईआरआर इज इक्वल टू एनपीवी इज इक्वल टू 0। आईआरआर वो रेट है जहां पे हमारी एनपीवी इक्वल टू 0 हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब ये पूरे 4 स्टेप में वो हमें क्या कह रहा है, बहुत गौर से सुनना है। हम अगर लेट से लिखते हैं ईयर्स, हम यहाँ पे लिखते होते हैं कैश फ्लो, हम यहाँ पे लिखते होते हैं डिस्काउंट फैक्टर और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। हमें आईआर, ये इवन कैश फ्लो की बात हो रही है। वैसे आईआरआर हम अगर अनइवन कैश फ्लो के साथ कैलकुलेट करेंगे ना, आईआरआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। आईआरआर अगर अनइवन कैश फ्लोज हैं तो इट मीन्स आप वो लो रेट प्लस एनपीवी at low rate divided by NPV lower minus NPV higher multiply by higher minus lower। अनइवन होगा तो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। अनइवन कैश फ्लोज होते हैं तो ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर इवन सिमिलर कैश फ्लोज हैं, कैश फ्लो में चेंजेस नहीं आ रही, तो फिर हम क्या करते हैं, ईयर जीरो, ईयर जीरो यहाँ पे लिखते हैं, इसका जीरो लेट से 450, जैसे हम ऊपर क्वेश्चन में ले रहे थे नेगेटिव। तो जो भी डिस्काउंट है, अब हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन नहीं होगा, ठीक है। इवन कैश फ्लोज के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन नहीं होगा। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन नहीं होगा तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? एक कॉमन सेंस की बात है कि ईयर जीरो के अंदर तो जो भी डिस्काउंट फैक्टर या जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया ईयर जीरो के अंदर, तो वो 1 ही आएगा। उसका आंसर जो भी होता है हमेशा हम 1 ही लिखते हैं। मैं यहाँ पे 450 को मल्टीप्लाई करूंगी, तो ये मेरे पास -450 आ जाएगा। अब मैं ये कहती हूँ कि ईयर 1 से लेके 5 ईयर तक, लेट से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इनफ्लो लिखती हूँ, 1 से 5 साल तक अगर मेरा कैश फ्लो आता है 50-50, इनफ्लो आता है 50-50, तो मैं उसको कैसे लाइक मेरा आईआरआर कैसे आएगा? तो हमें एक चीज तो पता होनी चाहिए कि अगर आईआरआर का मतलब ये है कि जिधर एनपीवी 0 होगी तो एनपीवी 0 कैसे होगी, एनपीवी 0 करनी है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये नेगेटिव अमाउंट है, यहाँ पे मैंने 450 पॉजिटिव लिखा, तो नेगेटिव पॉजिटिव इज इक्वल टू 0। अब एक चीज आप देखो, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है कि यहाँ पे जो डिस्काउंट फैक्टर आता होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली अमाउंट आती होती है।
पहले जो हम क्वेश्चन करते थे, हम क्या करते थे, हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे बनाते थे, यानी कि पीवीज ऑफ कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते थे, जो कैश फ्लो होते हैं उसको हम डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। अब यहाँ पे हमें ये गिवन नहीं है, ठीक है, ये गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के अंदर 450 लिखा हुआ है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो 450 मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू कैश फ्लो आपका कितना है, 50 है, और ये आपको एक्स फाइंड करना है, एक्स आपको फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 450 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें अब ये याद रखना है, ईयर 1 से लेके 5 तक हमें डिस्काउंट फैक्टर नहीं बल्कि एन्यूटी फैक्टर आएगा, कंबाइन, यानी कि 5 सालों का जोड़ के कंबाइन एन्यूटी आएगा ना, डिस्काउंट तो नहीं आएगा। तो मैंने 450 डिवाइडेड बाय 50 किया तो मेरे पास आ रहा है 9, ठीक है, मेरे पास आ रहा है 9 आंसर। तो यहाँ पे अगर मैं 9 लिखती हूँ तो 50 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 450, तो हमारा ये IRR 0 हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये किस रेट पे हुआ, हमें क्या पता, हमें तो IRR चाहिए, IRR का मतलब ये है कि जिस रेट पे ये दोनों 0 हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि वैसे ही एक मैंने रैंडम एग्जांपल दिया समझाने के लिए, आप बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह ही सॉल्व करोगे। अब हमें क्या करना है, इस 9 को किधर जाके देखना है, 5वें साल में, 5 ईयर है ना टाइम, 1 to 5 ईयर, जो एन्यूटी का टेबल है, बस इस बुक के स्टार्ट के ऊपर भी एक एन्यूटी का टेबल दिया हुआ है, एक प्रेजेंट वैल्यू का टेबल दिया हुआ है, जब 1 से 5 ईयर की बात है तो हमें एन्यूटी टेबल देखना है। एन्यूटी के टेबल में हम जाके देखेंगे 5 ईयर के अंदर किस परसेंटेज के नीचे लिखा हुआ है 9, आई थिंक सो 9 वहां पे मे बी हो मे बी ना हो, हम देख भी लेते हैं, जो रेट वो आ रहा होगा वो रेट यहाँ पे हम लिखेंगे, दैट इज अवर IRR, उस रेट पे हमारी NPV 0 होगी। तो टेबल आपने ये देखना है किस रेट पे आ रहा है, जैसे यहाँ पे उसने ये कैलकुलेशन में लिखा भी है, कम्युलेटिव डिस्काउंट फैक्टर लिखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लोज, तो आप कम्युलेटिव लिख लोगे, प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, किस पे कम्युलेटिव पे वैल्यू आपकी फाइंड होगी वो आप जाके फाइंड आउट कर लोगे। जैसे यहाँ पे देखो ये सवाल उन्होंने सेम जिस तरह मैंने बताया उस तरह करके भी दिया हुआ है, वो कह रहा है कि IRR ऑफ अ प्रोजेक्ट विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1.5 मिलियन की, और इनफ्लोज आ रहे हैं 700,000 के इन 1 ईयर टाइम, मतलब 1 ईयर के अंदर आ रहे हैं। मैंने अभी लिखा था टाइम 0 के अंदर आप इन्वेस्टमेंट लिखते हो, ये कॉलम आपका कैश फ्लो का है, ये डिस्काउंट फैक्टर का है, ये प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये आंसर आता है। तो ये फॉर्मूला हमारा बनता है। अच्छा आप देखो जरा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1500 है, 1500 नेगेटिव, क्योंकि 1 पहला तो हमें कॉमन सेंस है कि हमेशा 1 ही आएगा जो भी डिस्काउंट रेट आएगा। उसके बाद उसने लिखा है 1 से 3 ईयर्स तक, 1 से 3 ईयर तक 700 इनफ्लो है, तो यहाँ पे हमें नील करना है, एनपीवी को नील करना है। एनपीवी को नील करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 1500 पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होके 0 हो गया। अब डिस्काउंट हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है ना, पीवी इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर, या कंबाइन है तो न्यूटी फैक्टर आ जाएगा। कैश फ्लो आपका है 700, सॉरी सॉरी पीवी, क्या करना है, अच्छा यहाँ पे 1500, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू आपकी आ रही है 1500 इज इक्वल टू कैश फ्लो, मैंने बिल्कुल ठीक लिखा था 700 मल्टीप्लाई बाय एक्स हमें चाहिए, तो 1500 डिवाइडेड बाय 700 इधर आ जाएगा और एक्स हमने फाइंड करना है, तो ये क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.1500 डिवाइडेड बाय 700, 2.142857। हम क्या करेंगे, हम जाके एन्यूटी के टेबल में देखेंगे तीसरे साल के अंदर किस परसेंटेज के नीचे ये वैल्यू लिखी हुई है, वो हमारा डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा जिसपे हमारा IRR आ रहा है और NPV 0 हो रही है। यहाँ पे उसने एक्सप्लेनेशन भी आपको दी हुई है, एम टू फाइंड डिस्काउंट फैक्टर दैट प्रोड्यूस। अब ये याद रखना है कि ये IRR जब एन्यूटी को यूज करते हैं तब कैलकुलेट करना है, और ये सेम कैश फ्लो है, 1 से 3 सालों तक चेंज नहीं हो रहा। अगर 1 साल का कैश फ्लो आपका 100 है, या दूसरे का 700 है, 1 2, और तीसरे का 500 है, तो ऑलवेज यूज दैट फॉर्मूला, लो रेट एनपीवी, और वो पूरा टेबल वाला काम करना पड़ेगा। ये सिर्फ इवन कैश फ्लोज के लिए, सिमिलर कैश फ्लोज के लिए तब हम यूज कर सकते हैं। वो कह रहा है कि द एम इज टू फाइंड डिस्काउंट रेट दैट प्रोड्यूस एनपीवी नील, देयरफॉर इनफ्लो
इनफ्लो अगर हम 100,000 का करेंगे तो ये आउटफ्लो और इनफ्लो इक्वल हो जाएंगे, जीरो आ जाएगा पीवी। तो अब हमें प्रेजेंट वैल्यू तो कैलकुलेट कर लिया, हमें डिस्काउंट फैक्टर चाहिए, तो ये वैसे मल्टीप्लाई होता है, इधर हम डिवाइड करेंगे 2.14 जैसे भी मैंने कैलकुलेट किया था। तो 3 इयर्स के अंदर जाके हम देखेंगे किस परसेंटेज के अंदर है। तो टेबल देखना भी उसने हमें बताया हुआ है, अदरवाइज टेबल मैं कह रही थी देखना बताऊंगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप तीसरे साल के अंदर जाके देखोगे कि ये 2.140 किस जगह पे वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 19% पे। इट मीन्स 19% हमारा आईआरआर का आंसर आएगा, आईआरआर का आंसर 19% आएगा, क्लोजेस्ट आंसर जो है। तो इस तरह से आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 13 दी हुई है, वो कह रहा है कि प्लोटो लिमिटेड हैज ऑफर्ड अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 50,000 उसकी कॉस्ट है, और एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिटर्न उसका 10,000 आ रहा है 7 ईयर के लिए। सेम ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कह रहा है कि कैलकुलेट वेदर द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, इससे अगर हायर आया आईआरआर, इससे ज्यादा आया आईआरआर, तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड होगा। तो हमें सिंपल वही फॉर्मेट बनाना है। हमने क्या करना है, ईयर्स लिखने हैं, कैश फ्लोज लिखने हैं, अच्छा डिस्काउंट फैक्टर लिखना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज लिखने हैं। पहली बात यह है कि जीरो के अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज 50,000, तो 50,000 नेगेटिव जाएगा। पहला जो भी डिस्काउंट फैक्टर होगा हमें पता नहीं है, बट बल्कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% पे दिया हुआ है, 10% पे दिया हुआ है, तो 10% पे जो भी है पहला तो 1 ही आएगा, 50,000 नेगेटिव आ गया। अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है, T1 से लेके T7 तक टाइम, यानी कि 1 साल से 7 साल तक कैश फ्लो हमारा आ रहा है 10,000। तो 10,000 पे यहाँ पे हम इस तरह भी डायरेक्टली कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव कर लें, तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे हम डिवाइड कर लें 50,000, या फिर T1 से लेके T7 तक का एन्युटी फैक्टर कंबाइनली ले लें। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, उसको हम देख लेंगे। तो आईआरआर कैलकुलेट करना है, या फिर हम इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं, दूसरी तरह भी कर सकते हैं, दोनों आंसर्स में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। और प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं, अगर हमारा आईआरआर, अगर जो मैंने अभी क्वेश्चन बताया किस तरह सॉल्व करना है, उसका आंसर आईआरआर की परसेंटेज अगर 12% आती है तो इट मीन्स एक्सेप्टेड, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, आईआरआर ज्यादा आ रहा है, तो वो हमें अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर इसका आंसर लेस देन 10% आता है, यानी कि 8% आता है, तो प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ लोअर आईआरआर अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा 10% हो जाएगा जो कि ज्यादा है। अच्छा उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट है परपेचुटी। परपेचुटी का मतलब ये होता है कि आप, परपेचुटी होती है लाइफ टाइम, ठीक है, परपेचुटी होती है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि कुछ बिजनेसेस या कुछ कैश फ्लोज ऐसे होते हैं जिसमें एन आपको पता नहीं होता कि कितने साल तक ये चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लाइफ इंश्योरेंस जो होती है उसका हमें नहीं पता होता कि कितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए वो होगी। इसी तरह अगर आप पेंशन फंड्स की बात करो तो पेंशन फंड्स हमें नहीं पता कि कब तक वो बंदा, उसकी डेथ होगी तो वो कब तक उसको मिलता रहेगा। तो सीरीज ऑफ सेम, इसमें भी कैश फ्लो सेम ही होते हैं, याद रखना है कि कैश फ्लो इसमें भी सेम है, बट सिर्फ इसका और एन्युटी का डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एन हमें नहीं पता, एन हमें नहीं पता। तो इसके लिए भी हमें कैलकुलेट करना है। जाहिर है जब नंबर ऑफ ईयर्स कैलकुलेट कर, नंबर ऑफ ईयर्स गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो। इसका फॉर्मूला ओरिजिनल जो होता है ना वो ये होता है 1/r, ये फिर 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कैश फ्लो डिवाइडेड बाय आर हम कर लेते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे हमारे पास परपेचुटी निकल के आ जाती है। अच्छा कैलकुलेट आईआरआर ऑफ अ प्रोजेक्ट विद परपेचुटी, अगर हमने आईआरआर कैलकुलेट करना हो विद परपेचुटी तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, आईआरआर ऑफ अ परपेचुटी इज इक्वल टू एनुअल इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यानी कि हर साल आपने पैसा लगाया पहले कितना, और हर साल आ कितना रहा है। लेट से मैंने अगर 500,000 लगाया है और हर साल मेरे पास 20,000 आ रहा है इन 200, तो आईआरआर ऑफ परपेचुटी, नंबर ऑफ ईयर्स तो मुझे नहीं पता,
तो इससे हम IRR कैलकुलेट कर सकते हैं, IRR ऑफ अ परपेचुटी। एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, इनफ्लोज, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न या इनफ्लोज, 5,670 पर एनम, हर साल परपेचुटी, हर परपेचुटी का मतलब होता है फॉर एवर, लाइफ टाइम। जैसे मैंने पेंशन फंड की एग्जांपल दी कि हमें कोई पता नहीं है कब तक चलेंगे, लाइफ टाइम के लिए। वो कह रहा है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9%, 9% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो उसके लिए हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9%। तो 9% पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसके ऊपर आपने कैलकुलेशन कर लेनी है कि कैसे आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करना चाहें तो हम इसकी कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं कि हमें वो जो बनाना होता है, जैसे टेबल हम बनाते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप लिखोगे पीवी ऑफ परपेचुटी, पीवी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू या नेट प्रेजेंट वैल्यू, बात तो एक ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। तो हमारे पास इनिशियल कैश फ्लो 5,670 डिवाइडेड बाय एनुअल इनफ्लोज, यही है ना, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी है 50,000 की, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 5,670 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 11.34%। आगे वो कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम सम दैट विदड्रॉ ऑफ अकाउंट एंड ऑफ द ईयर इन परपेचुटी, कितना अकाउंट से विदड्रॉ हम कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे हमें दिया गया है, अच्छा, अगर हम, सॉरी ये मैंने ऊपर IRR कैलकुलेट कर दिया है, ऊपर मैंने IRR कैलकुलेट कर दिया, प्रेजेंट वैल्यू PV कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1/R। तो कैश फ्लोज आपके, कैश फ्लोज ये जो आपके आ रहे हैं, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और ये कैश फ्लोज हैं, इन फ्लोज कितने आ रहे हैं, तो 5,670 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 0.09, तो आप इससे परसेंटेज से कैलकुलेट करोगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका कितना है। उसके बाद वो आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 15 के अंदर बता रहा है कि 100,000 इज डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट पेइंग 8% इंटरेस्ट, और वो कह रहा है कि कैलकुलेट 8% इंटरेस्ट आपको दे रहा है, कैलकुलेट द सम, कितना सम विदड्रॉ कराएंगे, तो डेफिनेटली आपका 100,000 कैश फ्लो है, आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी, परपेचुटी इज इक्वल टू कैश फ्लो कितना है 100,000 का, मल्टीप्लाई बाय 1/0.08, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा कि कितना विदड्रॉ करना है। अच्छा, ये आप टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग आपने सॉल्व करनी है, चैप्टर हमारा हो गया है खत्म, ये सारी अंडरस्टैंडिंग सॉल्व करनी है। दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू एन्यूटी और परपेचुटी जो कि इस बुक के अंदर मेंशन नहीं है, बट एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। अभी तक जो आपने एन्यूटी पढ़ी, ठीक है, अभी तक जो आपने एन्यूटी पढ़ी दैट वाज सिंपल एन्यूटी, ठीक है, सिंपल एन्यूटी या ऑर्डिनरी एन्यूटी उसको कहते हैं। एन्यूटी की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एडवांस, एक होती है डिलेड, ठीक है। यानी कि अगर ये टाइम लाइन है, ईयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है, कभी कभी ऐसा होता है कुछ बिजनेसेस आते ऐसे होते हैं जिसके अंदर आज ही आप इन्वेस्ट करोगे तो आज ही आपको रिटर्न मिल जाता है। अब ऐसा होता है कि कौन से बिजनेसेस हैं, लाइक आपने फ्रूट का बिजनेस किया, आपने अभी अभी फ्रूट की रेडी ली और आपने लगाई और आज ही आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे, इट मीन्स कि आपका वो एडवांस एन्यूटी है। एडवांस एन्यूटी अगर मैं यहाँ पे लेट से, यहाँ पे मेरे पास हर साल एन्यूटी के कॉन्सेप्ट में हम सेम अमाउंट करते होते हैं 100 100 100, अब होगा क्या कि यहाँ पे आपका 100 और आ रहा है, यानी कि एडवांस में ही आ रहा है। अब ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडवांस और डिलेड का। एडवांस का अक्सर केस F2 के अंदर पूछा जाता है पेपर के अंदर, क्योंकि जब मैं पहले F2 करा रही थी, जो प्रीवियस बैचेस थे उनके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा किट के अंदर देखा जाता था, एडवांस। एडवांस एन्युटी का मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे 10% पे डिस्काउंट रेट ले रही हूँ, तो 10% पे पहला डिस्काउंट फैक्टर होता है 1,
पहला तो 0 ईयर में तो हमेशा हम 1 लिखते हैं ना, टेबल के अंदर हम 1 लिखते हैं, इधर हम लिखते हैं 0.909, 0.826, 0.751 अप टू सोन। अब होगा क्या, ये आपका प्रोजेक्ट है 5 साल का, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5 सालों में 6 कैश फ्लो आ रहे हैं, नो। 5 सालों में एक कैश फ्लो आपका एडवांस में ही आपको मिल गया है, स्टार्ट में ही मिल गया है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको याद हो कि एन्युटी, हमने यहाँ पे भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडवांस एन्युटी निकालना है, एडवांस एन्युटी निकालना है। अगर आपको एन्युटी का फॉर्मूला याद हो तो हमने क्या पढ़ा है, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय एन्युटी फैक्टर। कैश फ्लो हमारे पास है हर साल 100, एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या पड़ा है, 1 - 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर, यही फॉर्मूला हमने पढ़ा। अब होगा क्या, एडवांस के केस में एक आज ही वो वर्ड आपको पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर वो वर्ड यूज करेगा कि टुडे, टुडे के अंदर इनफ्लो आ रहा है, या वो कहेगा नाउ, वो कहेगा एट वंस, या वो कहेगा कि पेमेंट इमीडिएटली मेड, इमीडिएटली मेड की अभी अभी की है, तो इसका मतलब वो एडवांस की बात कर रहा है। ये वाले वर्ड्स आते हैं टुडे, नाउ, एट वंस, इमीडिएटली, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो इट मीन्स कि वो अभी अभी की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे फॉर्मूला में आ जाएगा +1, लेकिन हमने ये नहीं करना कि 5 सालों का प्रोजेक्ट है तो 6 लिखेंगे, नो। अगर 5 सालों का प्रोजेक्ट है तो एक साल यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएंगे ईयर 4 और प्लस ये वाला 1 करके टोटल 5 ईयर बन जाएंगे। हमेशा याद रखना है कि एडवांस एन्युटी के केस में एक साल इधर से माइनस होगा और ये शुरू वाला 1 ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर मैं सम अप करूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आपने फॉर्मूला याद रखना है और उसमें कैलकुलेशन करनी है। एडवांस के केस में हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, ये मैं फॉर्मूलाज आपको शेयर भी कर दूंगी, फॉर्मूला शीट मैंने प्रिपेयर की हुई है। अच्छा, एडवांस के केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, एडवांस एन्युटी इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर प्लस 1। ये +1 का ईयर 0 का आ गया। तो अगर 5 ईयर्स हैं तो 5 ईयर्स, इफ प्रोजेक्ट हमारा 5 ईयर्स का है तो हम क्या करेंगे, कैश फ्लो का मतलब है फ्यूचर वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 प्लस 0 पॉइंट इंटरेस्ट रेट, अगर 10% है तो 0.1 -4 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 1। याद रखना है कि 5 साल है तो 4 इधर पूरे हो जाएंगे, +1 ये 5 पूरे हो जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला एडवांस के केस में आपने डालना है। ओके, दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है डिलेड एन्युटी, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी मैं चेक करूंगी, अगर मुझे दूसरी बुक से मिले तो मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करा दूंगी, अदरवाइज सेम फॉर्मूला के अंदर आप वैल्यू पुट करोगे तो आप वो आपको इस तरह से कहेगा कि 6 ईयर की एन्युटी है जो कि स्टार्टिंग है नाउ, अभी स्टार्ट हो रही है। जैसे अगर लेट से वो कहता है कि 450 की एन्युटी है, वो कहेगा कि स्टार्टिंग एट वंस, अभी अभी स्टार्ट हुई है, फॉर 6 ईयर्स, फॉर 6 ईयर एट अ रेट ऑफ, रेट उसका क्या है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 10%, ठीक है। ये इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, एट वंस का मतलब है इमीडिएटली, अभी अभी स्टार्ट हुई है, 0 में ही स्टार्ट हुई है, तो मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करूंगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडवांस एन्युटी इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 प्लस 0.1, 10% डिस्काउंट रेट है, -6 साल है तो एडवांस का केस है तो 5 डिवाइडेड बाय 0.1 +1 कर लेंगे। तो ये आपका ये वाला सेपरेट है, ये डिवाइड में नहीं आएगा, डिवाइड सिर्फ यहाँ तक ही होगा, मल्टीप्लाई वाला ये डिवाइड का फॉर्मूला आपका यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है। यानी कि ये वाला पूरा का पूरा आपका फैक्टर होगा, उस फैक्टर को आप कैलकुलेट करोगे, ये वाला फैक्टर। अदरवाइज आप इसको टेबल से भी देख सकते हो, ये पूरा फैक्टर होगा और इसको 450 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज योर आंसर। तो फिर वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा केस है हमारा डिलेड का, ये अब आपने स्टॉप कर करके फॉर्मूलाज नोट करने हैं, ये मैं वीडियो डाल दूंगी, आपने बार बार इन लेक्चर्स को सुनना है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद है डिलेड। डिलेड का मतलब यह है कि आपका टाइम यहाँ से शुरू हुआ, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, बात हो रही है एन्युटी की,
तो सिमिलर कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं जाएगा। सिमिलर कैश फ्लो यानी कि हर साल सेम अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा। सिंपल ये क्या होगा कि अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन के बिजनेसेस होते हैं उनमें 2-3 साल पहले स्टैब्लिशमेंट में लग जाते हैं, स्टैब्लिश करने में। उसके बाद आपका रिटर्न आना शुरू होता है या आपका डिपॉजिट यानी कि पैसे आना शुरू होते हैं। लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कोई कैश फ्लो नहीं आया, 6, 7, 8। तो यहाँ से लेके आपका यहाँ से ये एन्युटी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से। अब होता क्या है, डिलेड एन्युटी। यहाँ से यहाँ तक तो हम, जाहिर है जो 10% इंटरेस्ट रेट है, 10%, तो वो तो यहाँ से शुरू हो जाएगा 0.909। यानी कि डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए आपको वैल्यू जीरो में लेके आनी होती है। यानी कि जीरो में, जीरो वैल्यू में नहीं, जीरो ईयर में। ये जितनी भी फ्यूचर वैल्यूज हैं इनको आप यहाँ पे लेके आते हो, दैट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। ये सारी फ्यूचर की वैल्यू इनको यहाँ पे लेके आना है। 0.826 है, आगे 0.751 है, अप टू सो ऑन सारे हैं। होगा क्या, यहाँ से यहाँ तक हम एन्युटी अप्लाई करेंगे, एन्युटी फैक्टर यानी कि वो अप्लाई होगा। और यहाँ से पीछे हम क्या करेंगे, उसका डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि फॉर्मूला ऐसे बनेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिलेड एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिलेड एन्युटी का फॉर्मूला बनेगा कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय यहाँ से यहाँ तक एन्युटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा। ये फॉर्मूला होगा। और इस फॉर्मूला के मैं अगर ओपन करूं, ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू होती है। कैश फ्लो का मतलब फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + 0.1 इंटरेस्ट रेट रेज टू पावर माइनस 1, 2। टोटल प्रोजेक्ट है 8 सालों का, ठीक है, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। माइनस टोटल 8 साल पूरे करने, -8, 0.1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, 1 + r⁻⁻n। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 + r⁻⁻2। -2 यानी कि पिछले 2 सालों का फैक्टर, उससे मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो तो नहीं है बट डिस्काउंट फैक्टर तो है ना, उससे तो मल्टीप्लाई करें। जब आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि इस तीसरे साल तक की आएगी। उससे पीछे जीरो पे आने के लिए आप डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये फॉर्मूला आपका बनेगा। तो ये डिलेड एन्युटी का कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में कहा था कि 450 एन्युटी है, जो कि वो आपको कहता है कि स्टार्टिंग एट टाइम 3, तीसरे साल में हो रही है। वो कहेगा कि 7 ईयर की एन्युटी, 7 ईयर की एन्युटी 450 जो कि 3 ईयर में स्टार्ट हो रही है, 10% डिस्काउंट रेट है। तो मैं कैसे इसको फॉर्मूला में पुट करूंगी, मैं लिखूंगी 700 की मेरे पास अमाउंट है और 7 ईयर की अमाउंट है, सॉरी अमाउंट 450 का और 7 ईयर के लिए है। तो 7 साल की एन्युटी जो कि तीसरे साल में शुरू हो रही है। तो 7 का मतलब यह है कि उससे 7 साल की है तो तीसरे साल से शुरू हो रही है, तो 3 से आगे 7 काउंट करना है। तो मैं लिखूंगी 1 - 1 + 0.1 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.1। इससे आगे 7 साल है, तीसरे साल से आगे 7 साल है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁻⁻3 कर लेंगे, ठीक है। तो टोटल 10 ईयर की एन्युटी बन जाएगी। इस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस बताऊंगी भी कैसे करने हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है डिलेड एंड एडवांस परपेचुटी। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सिर्फ फॉर्मूलाज थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। सिंपल परपेचुटी का हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, सिंपल परपेचुटी कहती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज इक्वल टू कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1/r, या हम यूं करते हैं और फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय आर। बात तो एक ही है, लेकिन अगर डिलेड होती है तो डिलेड के अंदर फॉर्मूला क्या, सिंपल यही वाला फॉर्मूला होगा, +1 हो जाएगा। सिंपल क्या मतलब, क्योंकि डिस्काउंट है, हम क्या करते हैं कैश फ्लो, ये वाला जो डिस्काउंट फैक्टर है इसमें +1 हो जाएगा। क्योंकि सॉरी डिलेड नहीं, डिलेड नहीं, एडवांस की बात कर रही हूँ। एडवांस में हमेशा +1 होता है। एडवांस, एडवांस डिलेड के अंदर डिफरेंट होगा। डिलेड का मैं बताती हूँ, पहले एडवांस कर लेते हैं। एडवांस का केस है तो आप क्या करोगे, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1/r+1। हमेशा याद रखना है जब आप वर्किंग करो तो वर्किंग करते हुए पहले इस स्टेप को पूरा सॉल्व करने के बाद आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। उसकी रीजन ये है कि अगर आप इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लोगे, +1 करोगे, आंसर टोटली चेंज हो जाएगा, डिफरेंट आएगा, गलत आएगा।
क्योंकि ये 1 हमारा टाइम जीरो का फैक्टर है, जो कि हर बार हर डिस्काउंट रेट पे 1 ही आता है जीरो का, तो उसको इस फैक्टर के अंदर ऐड होना चाहिए, इसको कैश फ्लो में ऐड नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, लेट से अभी पीछे हम क्वेश्चन कर रहे थे कि परपेचुटी है आपकी 450 और इंटरेस्ट रेट है आपका 10%, तो हम सिंपल क्या करते थे, कैश फ्लो हमारे पास डिवाइडेड बाय आर करते थे, यानी कि 450 डिवाइडेड बाय 0.1 करती थी तो मेरे पास परपेचुटी आ जाती थी आंसर। लेकिन जब एडवांस में करूंगी तो मैं यूं करूंगी, 450 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 1, इसको पहले सॉल्व करूंगी, इसमें 1 ऐड करूंगी और जो आंसर आएगा उसको 450 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये कैलकुलेशन के लिए आपकी ट्रिक्स हैं जिससे आपने पेपर को सॉल्व करना है, और F2 का पेपर थोड़ा टेक्निकल आता है, तब इन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ मैं। क्या करना है आपने एडवांस के केस में, मैं यहाँ पे इसको क्लीन करके दोबारा से नीट करके बता देती हूँ कि अगर आपके पास एडवांस परपेचुटी है, एडवांस परपेचुटी के लिए भी वो वर्डिंग क्या यूज करेगा कि एट वंस, यानी कि कोई भी आपकी परपेचुटी है, वो वर्ड परपेचुटी नहीं लिखेगा, वो आपको ये कहता है कि आपकी पेमेंट है या कैश फ्लो है, लाइक 450 कैश फ्लो है, वो 10 ईयर्स पे 10% पे हम फॉर एवर के लिए जमा करा रहे हैं, या हम फॉरसीएबल फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, या हम वो कहेगा कि लाइफ टाइम के लिए करा रहे हैं, तो लाइफ टाइम का वर्ड आए या फॉर एवर आए या फॉरसीएबल फ्यूचर आए तो इट मींस अंडरस्टूड है कि परपेचुटी है। बट वो कहेगा कि ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये एट वंस कर रहे हैं, अभी अभी कर रहे हैं, इमीडिएटली कर रहे हैं, नाउ कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो इट मींस हमें एडवांस परपेचुटी कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1/r सिंपल फॉर्मूला होता है, इसमें आपने 1 ऐड कर देना है। तो 450 1/0.1 करेंगे प्लस 1 कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज एडवांस एडवांस परपेचुटी। अब याद रखना है कि ये परपेचुटी है, एक सेकेंड, एक मिनट। तो सिंपल हमने क्या करना है, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लेना है। एडवांस और डिलेड का आपने फर्क रखना है, ठीक है, एडवांस एन्युटी और डिलेड, एडवांस और डिलेड। सो ये एडवांस परपेचुटी का कॉन्सेप्ट है, इसी तरह डिलेड परपेचुटी भी करना है, ठीक है, डिलेड परपेचुटी भी करना है। तो डिलेड परपेचुटी में भी सिंपल सा ये फर्क है कि हम क्या करते हैं, कैश फ्लो डिलेड का मतलब यह है कि आपकी परपेचुटी लाइफ टाइम कैश फ्लो शुरू हो रहे हैं यहाँ से आगे, जैसे 100 यहाँ से शुरू हो रहा है ईयर 3 से, फिर 4 ईयर है तो वहां से 100 आ रहा है, बट आगे इनडेफिनाइट पीरियड है, हमें तो पता नहीं होता ना परपेचुटी में। तो हम क्या करते हैं, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय 1/r मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर रेज टू पावर -n। उसकी रीजन ये है कि ये वाला डिस्काउंट फैक्टर हम वो लेते हैं जिधर से पहले स्टार्ट हुआ हो, जितने साल पीछे से। अगर मैंने लेट से 450 की परपेचुटी स्टार्ट की है ईयर 3 से, ईयर 3 से स्टार्ट की है तो उससे आगे इंडेफिनाइट पीरियड है, ठीक है, इंडेफिनाइट पीरियड उससे आगे है। तो यहाँ से आगे हम क्या करेंगे, 450
मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 0.1, ये इंटरेस्ट रेट है। मतलब जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है डिलेड, 1 + 0.1 रेज टू पावर -2 कर दूंगी। तीसरे साल से शुरू हो रही है तो उससे पीछे 2 साल का डिस्काउंट फैक्टर आना चाहिए दूसरे साल का, क्योंकि इधर तो नंबर ऑफ ईयर हमें पता नहीं होते, बट जिधर से वो स्टार्ट हो रही है उसके नंबर ऑफ ईयर तो हमें पता होते हैं ना। ये जैसे ये टाइम लाइन है, तो अगर मेरी परपेचुटी जो डिलेड है, लेट जो स्टार्ट हुई है, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, इधर से आगे वो 100 स्टार्ट हो रही है, आगे अप टू सोन हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी है। तो ये तो हमें पता है ना कि ये पीछे डिस्काउंट फैक्टर है, तो 2 साल का डिस्काउंट फैक्टर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये एडवांस और डिलेड एन्युटी का कॉन्सेप्ट है।